अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूब स्टार, आप लोगों ने फरमाइश की कि पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूब स्टार को बुलाएं, पर डकी भाई आज बिजी थे तो ताबिश हाशमी मुझे ताबिश पता था वाज ये लाइक आने मैं वाला है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता था ये हाँ, आने वाला है। ये आने वाला है, ये आने वाला है। हाँ। तू सबसे ज्यादा YouTube ट्रेंडिंग स्टार कह देता तो मैं शायद घबरा जाता कि शायद मेरा नाम लेगा, लेकिन तूने कहा ना सबसे बड़ा, तो फिर मैंने कहा मेरा नहीं। आई आई थिंक ये है कि आपके ना कोलेट नहीं होते नंबर्स। अगर वो नहीं सारे होते। मिला लेना कि सब मीम पेजेस जो मिलियन व्यूज ले रहे हैं, वो सारे अगर मिल जाएं तो मे बी यूल बी नंबर वन। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट इन द रेस यार। वो नंबर वन वैसे फायदा कुछ नहीं होता ना नंबर वन होने से, मतलब पैसे तो अच्छे ही मिल रहे हैं ऐसे भी। आपको नहीं पता लंबल वन होने से क्या क्या फायदे हैं हाँ पाकिस्तान में। हाँ 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 हाँ, फायदे तो हैं अच्छे यार, सच्ची बात है। पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि आपके पास अगर ताकत है तो आपके पास बहुत फायदे हैं यार। कितने कितने ज्यादा फायदे हैं यार, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो काम जो अपेरेंटली इम्पॉसिबल लग रहे होते हैं वंस यू हैव द पावर। एंड आई फेल्ट इट टू एन एक्सटेंट, क्योंकि पावर जरूरी नहीं है कि वर्दी पहन के ही आए। कुछ ऐसा होता है कि वर्दी वाले आपसे प्यार करने लगे तब भी पावर आ जाती हाँ, है। जेब तो जेब में पैसा हो तो उसकी एक पावर अलग ही होती है। हाँ, अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जेब में पैसा हो तब भी जो है ना वो पावर अलग से लेनी पड़ती है। तो पैसों से पावर नहीं आ रही सिर्फ, जब तक आपके पीछे कोई बड़े दोस्त ना हो आपके, चाहे वो फौज से हो चाहे वडेरे हों। पावर जरूरी है। पैसे तो होते हैं यार, देखो जो हम पढ़ लिख लिए, हमारी अच्छी नौकरियां लग गई पाकिस्तान में, अच्छी पैसे वैसे थे गाड़ी वाड़ी लेने के, सब कुछ करने के, लेकिन पावर महसूस नहीं हुई। मतलब सर वो पुलिस पैसा रोक नहीं है ले ना, पैसा वो है कि तो पीछे डाला हो। वो पैसा है, वो वो अफोर्ड पैसा है। करना। पैसा अफोर्ड करने के लिए पैसा हो आपके पास, तब आप अमीर है, वरना बट नहीं है आप। इवन अगर आप बाहर बाहर जाओ, सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन न्यूयॉर्क, मैं लोगों से पूछता था लाइक यार पाकिस्तान बेहतर है, हम लाइक क्यों? यार वहाँ नौकर होते हैं, ये नंबर वन रीजन होता है लोगों का जो बाहर रहते हैं कि यार पाकिस्तान में जिंदगी आसान है, क्यों क्यों वहाँ नौकर होते हैं, घर साफ हो जाता है खाना पक जाता है। हाँ यार, ये वहाँ के पाकिस्तान के घर साफ करने के लिए वाकई नौकर चाहिए होते हैं। यहाँ के घर साफ करने के लिए आपको मशीनें चाहिए होती हैं। मुझे नहीं इतना फर्क महसूस हुआ, हमारे सबके घरों में ही नौकर होते हैं, वहाँ कौन सा नौकर रखना बड़ी बात होती है पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ अगर जो है वो नौकरों की कमी महसूस नहीं हो रही। एक तो घर में कमरे ही गिनती के होते हैं, बाथरूम गिनती के होते हैं, यहाँ तो बाथरूमों की भी तो कमी है ना थोड़ी। बाहर मुल्कों में ये यार कमरे ज्यादा बाथरूम कम, ये भी तो है एक डील। ये मुझे जज मत कीजिएगा, मेरे जवानी के दिन थे। ये मुझे एक दफा कॉलेज में बाथरूम शाथरूम अपना था, कुछ 2-3 महीने बाद बाथरूम में एक मशरूम उगना शुरू हो गया। लाइक यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अलग अलग से उग रहा हाँ हाँ, जमीन से, टाइल से, टाइल के अंदर से मशरूम उग रहा है। है। अब अबे मैं कोई बंदा परेशान। दफन तो नहीं था, कोई बंदा दफन तो नहीं था नीचे जो तुझे देख देख के उड़ रहा है। टर्न्स आउट अगर आप कोई मॉइस्ट एनवायरनमेंट को गीला रखें तो वो इतना गंदा हो जाता है कि वहां मशरूम उगना शुरू हो जाते हैं। तब मुझे आई जिल्लत हाँ के हाँ बाथरूम साफ साफ करना कर शुरू ले, हो जाओ। तब मैंने साफ जिंदगी कर में पहले और कमोड के पीछे जब सफाई की टूथब्रश से, ओह फक। तब मैंने हाँ रियलाइज ये किया कि नहीं ये मुश्किल एक काम कमी, है। बाहर मुल्कों के बाथरूम में कमी रहती है, क्योंकि आप उन्हें धो तो पाते नहीं, धो सकते नहीं आप उन्हें सिर्फ डिसइंफेक्टेंट से साफ कर सकते हैं। क्योंकि इनमें नालियां तो होती नहीं है लकड़ी के घरों में। तो पाकिस्तान में ये होता है कि पानी बहाया, फिर वाइपर किया, एकदम न्यू ब्रांड न्यू बाथरूम हो गया। वहाँ ये वाली चस्नी आती इधर कनाडा वगैरह में। फैसल को रेशे भी नहीं बाथरूम में देता सही। ना, हार्पिक की बोतल लेके आ। फैसल कुरैशी भी नहीं आ रहा, हाँ वो भी नहीं आ रहा घड़ी खड़ा हुआ बाहर। लेकिन हाँ यार ये है कि थोड़ी बहुत कमी महसूस होती है कभी कभी ड्राइवर की, कि यार अभी आवाज लगाते गाड़ी निकालो बैठ जाते, वो कमी होती थोड़ी सी, वरना नहीं कोई ऐसी यू यू हैव टू मसाइल। शवल स्नो। यार हाँ, डू आई डू, बट यहाँ पर ऐसा है कि जहाँ हम रहते हैं टोरंटो में या ओंटारियो जो एक सूबा है, यहाँ पर इतनी बर्फ गिरती नहीं है। साल में 4-5 इवेंट्स ऐसे आते हैं कि बर्फ साफ करनी पड़ती है। वो भी मजा आता है थोड़ी देर में, वो बड़ा काफी रिलैक्सिंग सा होता है। अगर आपको आपको वो ना थोड़ा सा हल्का सा ओसीडी जरूरी है बर्फ साफ करने के लिए, कि यार ये एंगल बनाना है, यहाँ से ये साफ करनी है, फिर सॉल्ट छिड़कना है, वो एक जिसको पसंद है उसको बड़ा मजा आता है। कुछ लोगों की हटती भी है, कुछ लोगों के बहुत बड़े घर होते हैं उनकी बहुत फट जाती है। मेरी खुद की हट्टी है। कितने साल हो गए हैं आपको कनाडा में? मुझे अब 2.5 साल हो गए। अभी फिर भी नया नया है। आई थिंक 5-6 साल हाँ बाद यूल बी लाइक बर्फ फिर से आ गई है। यार, मैं अब सोच रहा हूँ मैं वो फायर थ्रोअर लूंगा, वो फ्लेम थ्रोअर नहीं होता, वो इलॉन लूंगा मैं। मस्क वाला। इलॉन मस्क वाला वो फ्लेम थ्रोअर मार के जो है वो साफ किया करूंगा। लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ, दिस एक्चुअली हैज ट्रिगर्ड माय एंटरप्रेन्योर ब्रेन साइड जो है वो ब्रेन की, वो
कि मैं अब कुछ चीज इजाद करने वाला हूँ जो इस टेंशन को ना पाकिस्तानियों के लिए इजाद करूंगा, जो ये बर्फ साफ करने की टेंशन जो है वो खत्म करे। ये वैसे अच्छा है। कनाडा में इमिग्रेशन बड़ी फैली हुई है। पाकिस्तान में बहुत लोग ज्यादा। नौकरियों के लिए बहुत ज्यादा भूखे हैं। ये अगर आप एक एजेंसी बना दें कि बर्फ साफ बर्फ करने साफ। वाले, बर्फ आपके बाथरूम में यार। मशरूम ना उगे, ये जो लोग पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानी हमारा सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट है, नंबर 1 एक्सपोर्ट पाकिस्तान का। बर्फ। अच्छा, मैं ये एक बड़ी हैरानी की बात है कि जैसे यहाँ घास वास है, काटनी पड़ती है आपको, आप हम्म। उगने नहीं दे सकते, ऐसी गंदी लगे। तो अब मेरे 2 घर छोड़कर ही एक बंदा रहता है जो 10-10 डॉलर लेके घास साफ करता है। अब मैं अगर पाकिस्तान में रहता होता और मेरे पड़ोसी जो है वो 10-10 रुपए में घास साफ करता होता, तो मैं पहले तो ये सोचता यार मैं किस मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं 10-10 रुपए की घास साफ करने वाले, इतने 10 रुपए पैसे में खर्च नहीं करके। वो 1000 रुपए हैं। जो भी है यार, 1000 रुपए उसने दिन के अंदर कमा ली होंगे यार, 1-2 घंटे में 1000-1200 डॉलर कमा ली होंगे, इतनी घास साफ कर गया वो। लेकिन वो है तो साफ घास साफ करने वाला ही नहीं यार। इवेंचुअली पाकिस्तान में तो बोलते हैं तू ऐसी कॉलोनी में रहता है, घास साफ करने वाले रहते हैं तेरे साथ। लेकिन वो अंग्रेजी बोल रहा था, उसका नाम केविन था, बड़ा डिसेंट सा आदमी था। हम्म। उसने घास साफ की, तो मैं उसके सामने गरीब लग रहा था, घास साफ करने वाले के सामने चप्पलें ये पहना हुआ। पता नहीं ओरिजिनली किसका जोक है, बट ये काफी होता है ना, अबे इतने पढ़े लिखे लोग हैं कनाडा में, सब अंग्रेजी बोलते हैं वहां पर। बच्चा बच्चा हाँ, बच्चा बच्चा इंग्लिश बोल रहा अच्छा है। हाँ। अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, बट ये वो जवान लोग यही तो काम करते हैं। हम तो यहाँ हाँ। 17-18 साल के बच्चे हो, उनको द नोशन ऑफ काम। वहां पे ओबामा की बुरा लगता बेटी स्टारबक्स पे नौकरी कर रही है। है जब ऐसे ही। ओबामा प्रेसिडेंट था, मलिया या साशा दोनों में से एक स्टारबक्स पे इंटर्नशिप कर रही थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यार, ये एक प्रॉब्लम है, और आई आई बीन लाइक वेरी वोकल अबाउट इट कि पाकिस्तान में एक चीज चेंज करनी है, और वो ये चेंज करनी है कि हमने जिस तरह दुनिया की सारी स्पीशीज अपने बच्चे पालती हैं, ऑलमोस्ट सारी, कि वो उनको एक सर्टेन एक्सटेंट तक उनको सेफ्टी नेट देती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, हम्म। ट्रेन करती हैं, और फिर उसके बाद उनको वो आजाद छोड़ देती हैं ताकि वो फिर अपनी परफॉर्मेंस दें जो उन्होंने ट्रेन किया। हमारे यहाँ ये होता है कि हम 40-50 साल की उम्र तक बेटा जो है वो बाप के घर में ही रहता होता है। अब्बू इजाजत नहीं दे रहे, अब्बू ये करने नहीं दे रहे। अच्छा, अब्बू चाहते भी हैं कि वो कुछ करे, मगर वो इतनी प्रोटेक्शन में रहा होता है कि अब उससे कुछ हो भी नहीं पा रहा होता। तो मैंने ये सोचा है कि यार टिल द एज ऑफ 18-19 जब तक बच्चे मेरे कंट्रोल में हैं, मेरे साथ रहते हैं, मैं उनको उस हद तक ट्रेन कर दूंगा कि फिर मुझे ये टेंशन ना रहे कि यार मेरे बच्चे जो है वो गलत बंदा पसंद कर लेंगे या गलत कामों में पड़ जाएंगे। मैं उस वक्त तक वो ट्रेनिंग दे दूंगा कि उन्हें वो गलत लोग या गलत काम ना पसंद आए। इतनी कोशिश मैं कर सकता हूँ। मगर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे 18 साल की उम्र के बाद भी ये देखते ना यार हमारे अब्बा ने घर बना दिया, अब हमारी अय्याशी, अब हम चलते रहेंगे, नहीं। उनको जो है वो 18 साल के बाद तक अपना काम खुद देखना है, क्योंकि मैं और मेरी बीवी चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी जो है वो बच्चे पैदा होने के बाद खत्म ना कर लें। हम चाहते हैं, हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम भी इंजॉय करना चाहते हैं। हम्म। तो वो एक हमारी जिम्मेदारी बच्चे पैदा करके एक उठाई है, वो हम पूरी करेंगे 18 साल की उम्र तक उनकी, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम इसलिए बनाए गए। वो करने के बाद भैया हम अपना याशी करेंगे। हमने अपने बच्चों को अभी से बता दिया हमारे पास। अब बिल गेट्स और मिलिंडा को देखे, अभी उनके अयाशी के दिन शुरू हुए हैं। ना ये तो इस उम्र में यार वो मिलिंडा लोग पार्टी पता कर नहीं रही है। कैसे कर लेंगे यार, कैसे पता नहीं, हम वो कर लेते हैं गोरे यार। अब वो बताए क्या हो सकता है, बिल गेट्स भी दूसरी शादी कर ले, मिलेंडा भी कर ले, और वो हम्म। फिर भी मिल रहे होंगे आपस में, दोस्ती होगी उनकी। यहाँ नहीं हो पाता ये। यार कुछ यहाँ पे ये होता है कि डाइवोर्स कोई नॉर्मल चीज तो नहीं कंसिडर की जाती ना, तो अगर कोई डाइवोर्स ले रहा है, वो फिर हम्म। केसेस ऐसे होते हैं कि रोज मारता था, कोई घर जला दिया, लाइक बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाए तो फिर बोलते हैं चलो आप डिवोर्स दे ही देते हैं। तो वो हाँ। छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट के यार नहीं बनी, अगर कोई औरत जाए स्पेशली कि यार वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, तो घर वाले परेशान ही हो जाएंगे, बेटा क्या हो गया, शादी में अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए होती। हाँ, सिर्फ स्टैंडिंग चाहिए होती है, लेकिन यार एक ये भी देखो, इसकी दो साइड है ना। एक तो एक पता नहीं किसी एंगल से बात अच्छी भी लग रही है कि छोटी मोटी बात पे तलाक। ये कहने में सुनने में एक अच्छी बात लग रही है कि यार पाकिस्तान में छोटी मोटी बात पे तलाक नहीं होती, जब तक आप जला ना दें किसी को, मार ना दें, या बेसिकली मरने के बाद ही तलाक हो रही है। ये एक अच्छी बात है कि छोटी बात पे कनाडा में छोटी सी छोटी बात पे एडजस्ट करने की, क्योंकि गोरों को या किसी भी यूरोपियन सोसाइटी में या वेस्टर्न सोसाइटी में एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता लोगों का किसी भी गलत काम के साथ। हम लोग गलत काम के साथ एडजस्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं कि यार चलो साइड से होकर निकल लेते हैं, यार सीधा जा रहे हैं, आपका ही राइट है रोड पे सही जाने का, वहां से 4 गाड़ियां रॉन्ग वे आ रही हैं, तो आप एडजस्ट करके थोड़ा साइड से निकल जाएंगे। इसी तरह ही शादियों में भी यही एप्लीकेबल है कि हम एडजस्ट करके साइड से निकल जाते हैं, या तो मियाँ निकल जाता है या बीवी निकल जाती है। यहाँ नहीं निकलते, एडजस्ट नहीं करते।
वो चाहे पॉजिटिव वे में ले लो या नेगेटिव वे में ले लो, एडजस्ट नहीं करते, थोड़ा सा भी नहीं करते, बस बस ठीक है नहीं हो रहा, एटीएम कार्ड भी शेयर नहीं करते, बैंक अकाउंट इतने डिफरेंट होते हैं, हमें तो ये एडजस्ट करने में थोड़ा डिफरेंट टाइम लगा बेगम और मुझे, जब हमसे वो पूछता है कि यार वो बेगम से बैंक वाला पूछ रहा होता है उसका एटीएम तो मुझसे छुपा रहा होता है, आप उधर देख लें या आप मत देखें, आप उधर चले जाएं, पहले बेगम से पूछ लो। तो हम लोग बड़े हैरान हुए कि यार क्या हो गया भाई, मेरी बीवी है या वो कह रही है मेरा मियाँ है, हमें तो पता है एक दूसरे का अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है माहौल इस मामले में। आई वुड अग्री विद दैट। अगर ये इन प्रिंसिपल बात हो रही हो, मसला ये 99% औरतों को एडजस्ट करना पड़ता है हमारे माशरे की, अगर हम बात हाँ तो वो जेंडर हम्म, डायनामिक्स बहुत अलग हैं। अगर दोनों एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज शादी में जरूरी है यार, 19-20 होती है, बट यहाँ पे हम हम्म, एडजस्ट सिर्फ औरत को करवाते हैं, वहां मसले आते हैं। हम्म, हाँ। अच्छा जहां तक यार मैं क्योंकि खुद एक शादीशुदा आदमी, एडजस्ट हम ये औरतों को कराते हैं आइडेंटिटी और जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आप। यू आर लाइक यू हैव नो राइट इन दिस एज एन अनमैरिड सिंगल मैन, आप इस पे नहीं बात कर सकते। हाँ यार देखो, इतनी अनमैरिड सिंगल मैन जो है ना वो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, बुरा लग रहा होता है मुझे। तो बहन यार शादी तो मैं बोगत मैं रहा हूँ, बता तू। तो देखो ऐसा ही है कि एक तो पहली बात, नहीं शादी इज अ टीम गेम, Yeah. वो इंडिविजुअल्स का वो नहीं है कि वो स्क्वॉश नहीं है, वो टीम गेम है। उसके अंदर जो एक नई जनरेशन में जो क्या, नई जनरेशन को क्या कहते हैं, जेन जनरेशन जी हो गए जी, ना, तो जूमर्स, जेन जी, हाँ जूमर्स। जूमर्स। तो जेन जी है ना, वो कहती है जी मैं शादी उस वक्त करूंगी जब अगला बंदा है, लड़का भी यही कहता है, लड़की भी कहती है, जब हमारी इंडिविजुअलिटी जो है ना वो इंटैक्ट रहे शादी के बाद। अच्छा इंडिविजुअलिटी जो होती है ना, वो जिस तरह एक टीनेज होती है आपकी, आप टीनेज से आप ग्रो करते हैं तो एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है लाइफ का, उसमें आप वो हरकतें नहीं करते जो आप टीनेज में करते, ठीक है। इसी तरह जब आप शादी हो जाती है तो यू आर नॉट सिंगल एनी मोर, एक लेवल अप हो गया, अब आप वो काम नहीं करेंगे जो आप सिंगल होते में करते थे। तो इंडिविजुअलिटी जो है ना वो एक सब्जेक्टिव टर्म होती है व्हेन इट कम्स टू गेटिंग मैरिड। अब आप शादी कर ली, अब आपका सारे डिसीजन जो है ना वो उस टीम को इफेक्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसे, अब हमारे घर में डिसीजन इस तरह लिए जाते हैं कि ईरान ने अगर कोई काम करना है तो वो कहेगी दाबिश मुझे ये करना है। अब हम उसका इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं कि तुम ये करोगी तो मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो हम फिर उसको बैलेंस आउट करते हैं कि चलो ठीक है तुम ये तो कर लो, मगर इसमें फिर ये भी करना साथ में। तो ये नहीं हो सकता कि वो बोले कि मुझे ये करना है और अब तो मैं करूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। ये फिर टीम नहीं चलती इस तरह से, फिर तुम्हें तलाक ही लेनी पड़ेगी। तो दैट्स अ वो हेल्दी थोड़े वे से ऑफ, दैट्स अ हाँ हेल्दी वे ऑफ डूइंग इट, राइट? कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। और अब यार अब की जनरेशन जो है, मेरी तक जो है, जब हमारी वाइफ्स या वो, हमारे यहाँ वो वाले मासा वो वाले बहुत कम है, स्पेशली अर्बन एरियाज में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पर सारे रिवाज भी हो रहे हैं राइट्स के लिए। वहां पर ऐसा है कि पढ़े लिखे अवाम में अब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि शऊर आया है। खवातीन जो हैं वो अपने हस्बैंड्स को पुश कर रही हैं कि यार आप नौकरी करके आए हो, भले हम घर पे ही रह रहे हैं, लेकिन हम घर पे भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना हम नौकरी पे करके आए हो। तो वापस आके अपना शेयर, जो तुम वापस आ गए हो घर पे, अब तुम बराबर बराबर काम करो। या अगर बेगम ऑफिस जा रही हैं और आप भी ऑफिस जा रहे हो, तो घर पे जो काम बचे हैं वो चोर्स वो अब आप बराबर ही इंडिविजुअली बांटेंगे। You'll be surprised, you will be shocked, literally। अमेरिकन कॉलेजेस रिटर्न 5-5 लाख कंसल्टेंसी जॉब, जब वो मुझे घर की कहानियां सुनाते हैं, अब ये पता चल जाएगा कि कौन है। मैं सोच रहा हूँ कैसे दबे अल्फाजों में इसको समझाऊं, बट हिंट्स तो किसी दो, हिंट्स तो दो। किसी खातून ने कहानी सुनाई कि यार नई अंडरस्टैंडिंग बनी। आज लाइक क्या हो गया, लाइक यार वो एक दिन घर आया और वो उसकी नौकरी शौकरी छोड़कर बोलता है, अच्छा यार ऐसा करो, मेरी खाला को रेफ्रिजरेटर चाहिए, तुम खरीद के दे दो। ना फिर लू के पट्टे, तुझे भी पालूं, तेरी खाला को भी हाँ ये हो सकते हैं, ये इश्यूज हो सकते हैं। मुझे भी पता है, मेरे एक जानने वाले हैं, वो नाराज थे अपनी बेगम से, पूछा क्यों है नाराज। कहने लगा यार अब्बू ने इसके कहा था सिविक देंगे 4 महीने बाद ना शादी के, अभी तक शादी के 1 साल हो चुके, सिविक नहीं आई। तो इस तरह की, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत बाहर का पढ़ा हुआ, बर्गर, हर चीज में एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना, उस पर ये बात। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, और वो बहुत नॉर्मल कह रहा था, उसको वाकई सिविक चाहिए थी। तो हाँ मतलब चाहिए हाँ। थी उसको, वो और सीरियस था यार इस और बारे में कि सिविक मीम्स नहीं क्या आई। बनती हैं, औरतों को सिविक वाला लौंडा पसंद है, हाँ, बट वो सिविक के नहीं लौंडे के पास जो आती है, वो लड़की के बाप ही देता है उसको। बाप ही दे रहा है, वो बाप ही प्रोवाइड कर रहा है। उसी लेकिन हाँ बात में यार, चल रहा है। बट वेरी तुम बहुत लोग जैसे तुम जो हो शादी नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे हो, क्या मसाइल हैं, कोई लेकिन है एक यार, यार मैं तो रेडी हूँ, कोई मिल नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ यार अभी अब इमिग्रेशन का, जब से मैंने आपकी क्लिप देखी है ना कनाडा वाली,
अब मैं सोच रहा हूँ कनाडा में ही होगी। मिलेगी तो। यार वैसे कनाडा में पाकिस्तानी नौजवान वो ढूंढते रहते हैं हाँ लोग, हाँ। मगर जिस तरह के तुम नौजवान हो, इस तरह के तो कनाडा में हर जगह मिल रहे एक दफा मैं, मेरा एक दोस्त कोलंबिया में, वो पढ़ा पब्लिक पॉलिसी। हम न्यूयॉर्क में हैं। बैठे, कनाडा कोलंबिया में पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहा वो। वाह कोलंबिया यार। यूनिवर्सिटी, नॉट कोलंबिया कंट्री। अच्छा अच्छा, सॉरी, मेरे कोलंबिया में पढ़ ये रहा ऐसे वो, पता चलता है सर वो, सैयद के पढ़े हुए लोग हैं। जो जो यार मैं नार्कोस देख के उनको लगता है कि उनको दुनिया के बारे में पता है। यार मैं आपके मुंह से कोलंबिया ही एक्सपेक्ट कर रहा था ना, मैं यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो हम चल। न्यूयॉर्क में बैठे हांडी पे, एक अंकल आए, उन्होंने मुझे देखा, मुझे बातचीत की, पहले ओपिनियन दी, बोले यार तुम तो बड़े बड़े अच्छे हो, कभी घर आओ, मेरी बेटी है, ये वो बड़ी बातें की। उसके बाद बोला आप करते क्या है, मतलब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ थिएटर में। मुझे देखा, अफान की तरह देखा, बोला बेटा आप क्या करते हैं? ऐसे अंकल ने पासा पलटा के, नहीं बेटा मैं अपनी बेटी से यार नफरत करता हूँ पर इतनी नहीं। यार ये बड़ा एक डिफिकल्ट काम है एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए, शादी करना, स्पेशली अगर आप खुदा ना खास्ता, वैसे तुम जाओगे नहीं, लेकिन अरेंज मैरिज की तरफ चले गए तो फिर तो इम्पॉसिबल ही समझ लो। पहला ही सवाल ये होता है, बेटा और क्या चल रहा है आजकल, तो क्या जवाब दोगे उसका, क्या चल रहा है, मैं बोलूंगा क्या दोगे? अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी थोड़ी स्टैंडिंग अंडर, इसी में जिंदगी गुजर जाएगी हाँ, हंसते हंसते। यार मेरी जब शादी हुई ना, मैं 3M में काम करता था। अब 3M जो है वो 55,000 चीजें बनाती है। यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि 3M करती क्या है, एग्जैक्टली क्या करती है। स्कॉच टेप इज देयर तो मेन नंबर वन। नहीं नहीं, वो भी नहीं ना, स्कॉच ब्राइट जो किचन की चीजें होती हैं वो भी वो पब्लिक, वो समझ लो कि वो ऐसी ब्रांड है जो पब्लिक जानती है, बाकी तो 55,000 चीजें हैं तो नहीं जानते लोग। अब जब मुझसे कोई पूछता ना तुम्हारी कंपनी करती क्या है, तो मैं मुश्किल में फंस जाता था यार, मैं क्या बताऊं क्या करती है। मैं कहता था जी वो स्कॉच ब्राइट, अच्छा अच्छा, वो जो किचन की चीजें बनाती है। मैं कहा, जी जी वो, अच्छा अच्छा, तो यही है, यहीं पर है प्लांट। मैंने कहा नहीं नहीं, तो अमेरिकन कंपनी है, हर जगह है दुनिया में, 180 ममालिक में है। अच्छा, तो हर जगह यही किचन का स्टफ बना। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, फिर बताना पड़ता था कि चांद पे पहली ब्रांड जो टच की वो 3M थी। बुर्ज बुर्ज खलीफा में सारी खिड़कियां 3M की हैं, ये सब 3M की है, वो 3M की है, फिर जाके कहीं वो कहते थे अच्छा सही है, नहीं तो मुनासिब कंपनी मतलब है। कोई आप सीईओ थोड़ी हो यार उसके। लोग तो इस तरह पूछे बताना भाई तो पड़ेगा तेरा ना। प्लांट है, तेरा तू बनाता क्या हाँ, है। बोलो भाई ये नहीं तो सैलरी है, इतनी आती है, सप्लाई चेन करता हूँ, देनी है बेटी तो बताओ डायरेक्ट। मैं दे दी बेटी, इतने ज्यादा रिश्ते नहीं देखने पड़े, इतने ज्यादा रिश्ते नहीं देखने पड़े। अरेंज थी ना बट वाज इट? यार हम सब, ये सबको ये लग रहा है अरेंज है, ऐसी ऐसा था नहीं, वैसे पता है क्या, ऐसा था नहीं। क्या था, कैसा था? शादी शादी ऐसी थी कि लग सबको ये रहा है अरेंज है, लेकिन थी नहीं इतनी अरेंज, सेटिंग थी थोड़ी बहुत। ये अच्छा तरीका होता है कि आप सेटिंग करके मेक इट सीम लाइक इट्स अरेंज। अरे वो अरेंज दोनों। कनेक्शन ढूंढ लो ना कि वो खाला की किसी दोस्त की वो है, वहां से रिश्ता पहुंचा दो। जब पैटर्न मैंने देखा ना कि यार जो लड़की मैं बता रहा हूँ घर में, जो लड़की मैं बता रहा हूँ उसके अगेंस्ट एक सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है कि यार ताबिश ने बताई ये लड़की सही नहीं होगी। ये सेंटिमेंट था मेरे घर वालों को, मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस था कि यार ताबिश से कौन प्यार करेगा, इतना कॉन्फिडेंस था। वो कहते नहीं कोई कर रहा है तो इसके अंदर कोई झोल है। अपने बेटे से तो वो गिव अप कर ही चुके थे, मगर जो खवातीन मुझे पसंद कर रही थी उनकी चॉइस पर भी वो शक में पड़ जाते थे, बहन की आंख, ये लड़की अगर ताबिश को पसंद कर रही तो आगे जाके क्या डिसीजन लेगी। तो फिर ऐसा था कि ये मामला, फिर मुझे ट्रिक समझ में आई, और फिर मैंने पसंद करने के बाद वया अम्मी जो है वो बात, मतलब ऐसा ऐसा रैंडम हो गया, वो खुद ही अरेंज हो गई, उन्हीं लोगों ने बात छेड़ दी आगे, तो फिर मामला चल पड़ा, अच्छा हो गया। या तो ये है कि अब चॉइस खत्म हो गई है मेरे पास, बट मैं अब प्रो अरेंज मैरिज हो चुका हूँ, अब मुझे कोई मसला नहीं नजर आता अरेंज मैरिजेस में। बेटा अभी बस कुछ लव अर्सा में तो कुछ, कोई दाल नहीं हाँ, गली। यार क्या करें, तुम मुझे बताओ शराद रियाज, हम एक डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान की एक पढ़ी लिखी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं हम लोग, पाकिस्तान के 2% आबादी में से आते होंगे जिनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंट भी है। मगर जो 98% आबादी है जिनका एक्सपोजर शादी ब्याह और दीगर तकरीबाती होती है, वो उनका एक्सपोजर टोटल लड़कियों से यही होता है कि शादी में कोई लड़की नजर आ गई या इधर किसी के अकीके में नजर आ गई। और जो सदियों से चला आ रहा है कि अगर लड़की पसंद आ गई तो उनकी लड़के की अम्मी ने लड़की की अम्मी से बात छेड़, और फिर वो मिल लिए, और फिर वहां पे लड़की लड़के ने एक दूसरे को देखा, फिर इवेंचुअली रिजेक्ट कर दिया लड़के, लड़के ने लड़की को, अक्सर लड़कियां भी लड़के को रिजेक्ट करती हैं, मगर क्योंकि ज्यादातर लड़के ही रिजेक्ट कर रहे होते हैं छोटी छोटी चुटियावी की चीजों में, तो वो जाहिर बात है हाईलाइट होता है। मगर तुम बताओ ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, क्या ऑल्टरनेट हो सकता है अगर लड़की देखने ना जाए लड़के, अरेंज मैरिज का जो सेटअप है, जो एक स्टैंडर्ड सेटअप है, तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? मिले मिले लोग एक दूसरे से, टेंडर यूज करें, अंडरस्टैंडिंग्स बनाए। अब तो सोशल मीडिया है यार।
आई नो कि ये रैंडम डीएम्स को बड़ी गालियां पड़ती हैं, वो इसलिए पड़ती हैं क्योंकि वो डीएम्स में आप जो तस्वीरें भेजते हैं वो अच्छा, बकवास ना हैं। भेजें। अबे यार, अब तो मैं देख रहा हूँ कि आप वो तस्वीरें नहीं भी भेज रहे हैं ना, लोग सिर्फ लिख रहे हैं हाय मुझे आपका एड्रेस चाहिए, मैं आपकी अपनी अम्मी नहीं तो भेजना चाहता हूँ, एड्रेस क्यों इतना। चाहिए डायरेक्ट यार, तो तरीके भाई वो हजार होते हैं लड़कों में लोगों से बातें वो शुरू नहीं करने आता के। ना, वो नहीं आता ना लड़कों को भाई। हमें बचपन से लड़कियों से, देखो यार, मुझे तो बचपन में याद है कि हमें पनिशमेंट देने के लिए लड़कियों के साथ बैठा दिया जाता था स्कूल में। ये तो वो बहुत पनिशमेंट ही थी। छोटे थे अब, बहुत ही तब छोटे थे। बहुत उसके बाद ये मुझे याद पनिशमेंट है। कबूल होना शुरू हो गई थी, टीचर्स अच्छा, को भी समझ में आ गई थी। फिर मैं लड़कियों के स्कूल में नहीं रहा ना। फिर मैं 1-2 साल ही तो पढ़ा वहां, पनिशमेंट लेता रहा मैं लड़कियों से। अच्छा, मुझे लगती नहीं थी उसको भी पनिशमेंट है, क्योंकि मेरी सबसे दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम शहरोज के साथ नहीं बैठो, तुम सना के साथ बैठो। सना भी मेरी दोस्त थी, तो सना के साथ भी उतनी बातें कर रहा था मैं। लेकिन लड़के रोते थे यार, अपने अब्बू को ले आते थे कि उन्होंने लड़की के साथ बिठा दिया, लड़की के साथ बिठा दिया। लड़की नहीं रोती थी कभी, लड़की ने कोई शिकायत नहीं की। या अभी मुझे ख्याल आया तुमसे बात करते हुए कि लड़की ने कभी शिकायत नहीं की कि मेरे साथ लड़का बिठा दिया। लड़के बहुत शिकायत करते थे, रोते थे, या हमारे साथ शायद उनको लगता था बेइज्जती हो गई है। लड़कियों को नहीं लगता था यार। ये अभी तुमसे बात करते करते मुझे एहसास हुआ कि उस जमाने में छोटे बच्चों का भी कितना वो था यार। भाई वो और लड़के मजाक उड़ाते थे ना, मर्दानगी का एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट होता था। जो जितना हम्म, औरतों से दूर है, मर्दों मर्द पे चढ़ा हुआ है, वो उतना मर्द है। ज्यादा मर्द है, ज्यादा वो मर्द है, ज्यादा ज्यादा मर्द है। मर्द अब हम इसको हम जिन्स परस्ती को जो भी समझते हैं, जिस तरह का भी हमारा एक उस पर ओपिनियन बना हुआ है, बट हमारे स्कूल में तो यही था है। कि मुझे तुम गे बोलोगे तो मैं तुम्हारी मार दूंगा, मतलब। हाँ 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 हाँ, मत करना है वो जोक, मत, मुझे पता है तुम्हें जोक आ रहा है वो, मैं रोक मत लिया, करना। मैंने हाँ, रोक रोक लिया, लो, रोक, रोक लिया हाँ, मैंने, रोक मतलब जो समझने वाले हैं वो लो। समझ जाए वहीं तक। वो समझ चुके इससे पहले कि पीसी हैं। पीसी कल्चर हमारे पीछे बीसी कल्चर बन जाए। वैसे मुझे किसी ने अभी ये कमेंट किया, मसला ये है कि लोग आपस में प्यार ही करते हैं, उनकी ऑडियंसेस एक दूसरे से पता नहीं क्यों बुरा समझना शुरू हो जाती हैं। किसी ने मुझे बोला कि आस्क हिम व्हाई ही डज प्रॉब्लमैटिक जोक्स। मैं ये बता दूं कि मैंने ताबिश को स्टैंड अप कई देखे हैं, कभी मुझे कोई जोक प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा। टू बी ऑनेस्ट मैंने ज्यादा नहीं देखा, जितना देखा है बहुत जबरदस्त काम देखा है। ग्रेट वर्क बाय असफर। मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा। बट क्या आप करते हैं प्रॉब्लमैटिक जोक्स, और करते हैं तो क्यों करते हैं, ये क्या परसेप्शन है? क्या होते हैं प्रॉब्लमेटिक जोक्स? मतलब देखो, मैंने तो कभी किसी के रंग का, वजन का, कलर का, रिलीजन का, या कोई भी ऐसी वीकनेस का जो उसके हाथ में ना हो उसको ठीक करना, कभी मजाक नहीं उड़ाया। सही है। हाँ, अब प्रॉब्लमेटिक जोक्स और ये हो सकते हैं कि यार आप सेक्सिस्ट बात कर रहे हैं, वो भी नहीं करता मैं। कोशिश करता हूँ, मैं अवेयर हूँ। देखो, हम लोग बचपन से तो वो पैदा नहीं हुए। एक हाँ। मोमेंटम मोमेंटम चला आ रहा है हमारे साथ। मैं तो हूँ भी 80s, मिड 80s की पैदाइश यार। हमें तो घरों पे सेक्सिज्म सिखाया जाता था ना, हमारी तरबियत का हिस्सा था ना सेक्सिज्म। हमारी दादी कहती थी बड़ी बोटी जो है वो अब्बू के लिए, भाई के लिए छोड़ दो। यहाँ से, अब वहां से निकल के आ रहे हैं यार हम। ठीक है, हम वो लोग हैं कि जो अ, अपनी थॉट को चेंज करने की हिम्मत रखते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि उस वक्त हम गलत थे, अब हम ठीक हैं। ठीक है, मगर मोमेंटम चला आ रहा है, क्योंकि बचपन से तो नहीं है भाई। तो वो क्या हो रहा है कि कभी कभी कोई ऐसी बात जो आप ना चाहते हुए, लेकिन क्योंकि टीबीएच एक इम्प्रॉम्प्टू और इम्प्रोवाइज शो है, उसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, सवाल लिखे होते हैं, लेकिन कभी कभी फ्लो में कोई बात ऐसी निकल जाए शायद, जो कि बाद में खैर अबे यार ये क्या बोल दिया मैंने, बकवास कर दी, जो मैं खुद भी उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि बकवास कर दी। तो अच्छा, ये भी कोई इतने ज्यादा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं वो ट्विटर भरा भरा पड़ा है। कुछ लोगों ने ना बस एक वो बना लिया है, परसेप्शन बना लिया है, ताबिश प्रॉब्लमेटिक जोक्स करता है। क्यों? क्योंकि मैं अंग्रेजी में नहीं करता जोक्स, मैं उर्दू में करता हूँ। और मैं जो हूँ वो गुलशन और जौहर के एरिया का एक वो बना के रखता हूँ माहौल, कराची वाला माहौल बना के रखता हूँ। लोगों को लगता है ये टोन प्रॉब्लमैटिक है। जोक अभी पूछूंगा ना क्या जोक प्रॉब्लमैटिक था, तो बता नहीं पाएंगे क्या जोक था प्रॉब्लमैटिक, सोचते रहेंगे। अबे आपके होते हैं बस जर्नल, मैंने पूछा है लोगों से यार, पहली बार नहीं सुन रहा मैं। किसी ने बोला यार आपके जोक थोड़े वल्गर होते हैं। मैंने कहा बताओ कौन सा जोक? सारे, अब तुमने कह दिया जोक वल्गर होते हैं, यानी एक भी जोक साफ नहीं होता। तो आप मुझे बताओ कितने जोक वल्गर हैं, एक एपिसोड निकाल लेते हैं, बताओ कितने जोक वल्गर है। यार आपने उस एपिसोड में 40 मिनट की थी ये वाली बात कर रही थी, मैंने कहा तो एक हो गई, 30 सेकंड की थी ये बात। इसके बाद जो बच गए अपना 39 मिनट्स और 30 सेकंड, उनमें क्या किया? वो तो ठीक थे। तो फिर नहीं हुई ना प्रॉब्लमेटिक। अच्छा, दूसरी ये कि हमारे यहाँ वल्गर और अडल्ट कॉमेडी का फर्क ही नहीं पता लोगों को। अडल्ट कॉमेडी बड़े लोग जो आपस में हंसी मजाक करते हैं वो होती है अडल्ट कॉमेडी। वल्गर वो होती है जो आप बेसिकली दोस्तों यारों में अंडरग्राउंड बैठ के कर रहे होते हैं बातें। अबे उसकी ये, अबे उसकी, अबे तेरी ये देख, अबे उसकी वो देख। ठीक है, वो तो मैं कर ही नहीं रहा भाई, ना मैं कोई गाली दे रहा हूँ। मैं अगर अडल्ट बात कर रहा हूँ जो बड़े होते हैं, तो मेरा शो है ऐसा ना बड़ों के लिए, मैं बच्चों के लिए, अम्मी के लिए, फैमिली के लिए नहीं बना रहा भाई। क्यों जबरदस्ती उसको फैमिली में देख रहे हो? जब मैं बना ही नहीं रहा तो क्यों देख रहे हो? तो ये एक पॉइंट है। दूसरी, ये प्रॉब्लमेटिक अगर जोक करता हूँ तो मुझे एक्सपोज करें, मुझे लाए मार्केट में।
महफिल में कहने का क्या, सिर्फ कहने का क्या मकसद है प्रॉब्लमेटिक? प्रूव इट। मसला ये प्रॉब्लमेटिक लफ्ज जो है वो इतना ओवर यूज हो चुका है कि उसका मतलब नहीं रहा। वो जो क्लीशे होता है ना कि एक चीज जब इतनी इस्तेमाल हो जाए तो उसका कोई मायना रहता नहीं है। दैट बीइंग सेड, कुछ चीजें हो सकती हैं प्रॉब्लमेटिक, आप एक जनरल हाँ उसमें डिस्कस कर सकते हो, बट वो दूसरे की जात नहीं रिप्रेजेंट करते। कि अगर आप उमर शरीफ का काम देख रहे हैं, कुछ काम अच्छा है, कुछ काम रिग्रेसिव है। अगर उमर शरीफ स्टेज शो में करता है कि जी हम बुरके की मैयत निकाल रहे हैं, हया की मैयत निकाल रहे हैं, वो प्रॉब्लमेटिक बात है, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक बात है। क्या इसका मतलब ये है कि उमर शरीफ दुनिया का सबसे बुरा आदमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो एक कल्चर का हिस्सा है, उस कल्चर से ग्रो हुआ और वो उसी कल्चर को रिस्पॉन्ड कर रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। और यार देखो, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ना एक चीज होती है कि जो करंट होता है ना आदमी, जो उस वक्त कंटेम्प्रेरी जो चीज चल रही होती है वो हमेशा बुरी होती हम्म। है। उसको या तो मरना पड़ेगा, या उसको 40-50 साल काम करके बाल सफेद करने पड़ेंगे, तब जाके उसका वही काम जो वो 40 साल पहले भी कर रहा था ना, वो लेजेंडरी बन जाता है। ना। वो लेजेंडरी बन जाता है। सही है, सिर्फ ये है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ जल्दी 40 साल निकले तो मैं लेजेंडरी बन जाऊं। अभी तक हाँ तो कुछ ये नहीं होगा, अभी तक तो गालियां पड़ेंगी। पढ़ेंगी तो मैं, अच्छा इतनी पढ़ती ही नहीं है, अच्छी सच्ची बात ये भाई, नहीं पढ़ती हूँ। अब अगर 1000-1200 कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से 40 कमेंट्स ऐसे में गालियां पड़ेंगी, तो मैं 40 कमेंट्स पे टेंशन क्यों लूं भाई? मैं उन 1120 कमेंट्स की टेंशन लूंगा जो तारीफ कर रहे हैं। और आई मीन लाइक अगेन, कौन सी सोसाइटी में आप रहते हैं ये तो जरा देख लें ये डिस्कशंस करने से पहले। अगर आप वल्गैरिटी की बात करते हैं, अच्छा रिसेंटली मेरे साथ बड़ा हुआ ना कि क्योंकि मैं ये फेमिनिज्म सेक्सिज्म इन चीजों में बड़ी बात करता हूँ, लोगों ने मेरी डर्टी कॉमेडी शो की क्लिप निकाल दी। व्हाट अबाउट यू मेकिंग फन ऑफ सेक्स विद वुमेन? आई वाज लाइक, सेक्सुअल और सेक्सिज्म ये दो बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। तो नहीं लोगों नहीं को नहीं। सेक्सुअल और सेक्सिज्म में तफरीक करनी समझ नहीं आई। तो इन टर्म्स ऑफ वल्गैरिटी, जो मेन स्ट्रीम टीवी शोज हैं, आई फील देयर आर लॉट मोर वल्गर देन टीबीएच। अगर आप दुपट्टा पहन के औरतों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, आप ट्रांस लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, एंड आपके बट ऑफ द जोक्स वही हैं कि ओ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ है ना, या ਉਹ ਉਹਦਾ रंग इतना काला सी, या हम्म। ਤੁਹਾਡੀ टूई, वो ज्यादा वल्गर है। आपकी मेन स्ट्रीम कॉमेडी 9 बजे खबरनाक फॉर्मेट पे जो आते हैं, देयर आर लॉट मोर वल्गर देन व्हाट वी डू। यार वो असल में इम्पैक्ट इतना नहीं बना रहे ना। अब क्या होता है कि डीबीएच का एक इम्पैक्ट क्रिएट हो गया, एक ऐसी बात जो नहीं हो पा रही थी टीवी के ऊपर या डिजिटल के ऊपर, वो हो रही है अब। तो कुछ थोड़ा शॉक भी लगा है लोगों को, थोड़ा उनके लिए रेडिकल भी है। अच्छी बात यह है कि मैं दो जगहों से जो मेजर क्रिटिसिज्म आती है ना, दो जगहों से आती है। या तो वो रिलीजियस फ्रेंड से आती है मुझे, कि वो कहते हैं ये तू वल्गैरिटी फैला रहा है। मुझे अक्सर लोगों ने दज्जाल भी कहा है कि तू जितनी तेजी से मशहूर हो रहा है तू दज्जाल है। ठीक है। देखो आया भी अ, बाहर से, बाहर से बाहर से, दज्जाल, बाहर से कनाडा से आंखें दज्जाल आया है पाकिस्तान को बर्बाद आंखें भी आंखें भी छोटी हैं इसकी, तो दोनों मिला के एक बन रही है। कर। ये कहीं तो से तो ये उन्होंने काना बोला होगा। काड़ा है, ये है काड़ा है ये। तो ये अच्छा, अब वो तो रिलीजियस उससे आगे दूसरा ये आ रही है वहां से, जो हमारे यहाँ वो नहीं है। एक तो वो ओरिजिनल वोक है जो हर वक्त पिन नहीं तोड़ते। एक वो वोक है जिन्होंने दिखाना है कि यार हम वोक हो जाए, हम्म, एक्सक्यूज मी आई एम वोक, एक्सक्यूज मी अंकल आई एम वोक। हम्म, वो वाले अंकल हैं जिनको अभी, उनको अगर उनसे सवाल पूछने बैठ जाओ ना, मैंने 2-3 लोग यहीं पे कनाडा में मिले, तो कुछ नाराज एमक्यूएम के अरकान भी हैं जो मुझसे नाराज रहते हैं और कुछ अब कह भी नहीं पाते। मैंने अभी ट्विटर पे नाम सर्च किया, मैं देखूं तो लोग क्या कहते हैं। MQM टेलीविजन एक ट्विटर अकाउंट है, उसने क्लिप पोस्ट की हुई है। देखें ताबिश हाशमी ने कहा है अल्ताफ हुसैन ने इनको कभी धमकी नहीं दी। मैंने कहा ये हाल आ गए कि बिच अल्ताफ हुसैन जिसकी एक नाम से शहर बंद हो जाता था, आज वो ये मुझे दिखा धमकी रहा है नहीं कि दी, देखो यार मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मैंने ताबिश को धमकी नहीं दी। धमकी नहीं दी। यार सच्ची बात, ये धमकी नहीं आई, कसम से धमकी नहीं आई, कहीं से नहीं आई। किसी फैक्शन से नहीं आई। और क्यों आती, मतलब इतना कोई वो नहीं किया ना, मतलब ले उठा के पटक नहीं दिया। जोक्स थे, जोक्स लोगों ने हंसे। अब उसमें धमकी देते तो उनको डर था शायद कि मैं धमकी भी बता दूंगा तो मुझे धमकी आई है। तो उन्होंने धमकी दी नहीं, और किसी ने भी नहीं दी, ना फौज ने, ना पुलिस ने, ना एमक्यूएम ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना पीएसपी, किसी ने नहीं दी। तो मुझे वो मजा भी नहीं आया यार। धमकी का इंतजार था कि धमकी आ जाए कम से कम, इंटरनेट पे आ जाए। आई थिंक टाइम बेहतर है ना। मैंने कोई 2015 में एक तालिबान पे वीडियो बना दी थी, माशाल्लाह उसके बाद जो हुआ, तब भी मेरे बाल ऐसे ही थे। टॉप कमेंट उसका ये था, शक्ल से ही सिख लगता है। ये ओह तो ओह। लोगों ने वो बना लिया। और जो आप ओजी वोक लोगों की बात कर रहे हैं, आई थिंक मेरा वहां पे हाँ मसला आ गया है।
मुझे लोग ओजी वोक समझते हैं, तो मैं मेरे देयर इज अ टारगेट बिहाइंड माय बैक वेयर पीपल गो, यू थिंक शहजाद इज वोक, लेट मी शो यू हाउ अनवोक ही इज। एंड वो जब ये बात करते हैं उसका मकसद यही होता है कि मैं शहजाद से बेहतर हूँ, मुझे फॉलो कर लो, इसको ना करो। यार एक तो मैंने अभी भी 2-4 इंटरव्यूज दिए, उसमें मैं शहजाद एक बात अभी आजकल जो है वो प्रीच कर रहा हूँ। अब बहुत सारे इंटरव्यूज में ना कुछ बातें ओवरलैप इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मैं हर कुछ अरसे के बाद जो है ना वो एक फंडा लेके चलता हूँ, तो चाहता हूँ कि यार वो रजिस्टर करा दूं दिमाग में। ये रिजेक्टेड मटेरियल जो होता है ना, जो मटेरियल स्टैंड अप पे 19-20 होता है, नहीं 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 वो नहीं, इंटरव्यूज अबे में निकल भाई रहा होता है। वो मैंने दो यार तीन देखे कि हो मैंने बोला सकता है, कोई ऐसी हो बात सकता ना बोलूं जो हो चुकी है, देन आई वाज लाइक ये तो सारा वो ओपन माइक वाला मटेरियल है जो वहां नहीं चला था। तो अब है। नहीं नहीं, इंटरव्यूज में फंडा बन के आ जाता है। मैं ओपन ओपन माइक में देखो, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था ना, तूने बात बुलवा दी अपनी कॉमेडी में। ये रटी हुई वो होगी, 6 दफा कह चुके हो, मैं सुना देता हूँ यार। मैंने जो है नहीं ना, ना, नहीं रटी हुई। मैंने पब्लिक स्पीकिंग इसलिए शुरू की, मैं था बॉय स्कूल में, एक पोस्टर लगा कि जी औरतों के स्कूल में पब्लिक वो स्पीकिंग है, ठीक है, वो और था भी यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम। वो तो मैंने बोला ठीक यूनिवर्सिटी है, का था। बॉय स्कूल के लिए तो ऐसा होता है जिस तरह समंदर में दरिया बह रहा हो ना, तो उस तरह होता है कि लड़कियों के स्कूल में जाने का चांस मिले। तो मैं पहले अबे तो क्या तू एक सब काम करता है ना, तू एक काम करता है, तो ये सारे इंटरव्यू से क्लिप निकाल के अपना बना लेता है एक इंटरव्यू यार। वही बनाना तो मैं मैं ये नहीं चाह चाह रहा था रहा था, कि इनमें से कोई बात ना हो, चांस भी मैं वो ना नहीं दूं कर कि रहा। ये 10 मिनट का मोनोलॉग शुरू हो जाए कि किस तरह पब्लिक स्पीकिंग शुरू हुई। तू चाहता ही नहीं कि वायरल हो ना, मैं तू चाहता ही नहीं। तो मैं ये कह हाँ, रहा था कि वो ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि हम बात क्या कर रहे थे, बुला दी तुमने। फंडा, आजकल का फंडा जो है। भूल गया मैं फंडा वो आजकल का, कल परसों का फंडा बता दूंगा तुम्हें, छोड़ो कोई और बात पूछो। तो ये एंड अगेन कॉमेडियन की भी तो ग्रोथ होती है। केविन हार्ट का मुझे बड़ी अच्छी लगी स्टांस, तो उसने बोला हाँ भाई मैंने होमोफोबिक जोक्स किए थे, 10 साल पहले किए थे, 10 साल से नहीं किए, मेरा बाकी 10 साल का आप काम देखें। अगर आप सिर्फ चाहते हैं मैं ऑस्कर ना होस्ट करूं क्योंकि मैंने 10 साल पहले एक प्रॉब्लमेटिक चीज की थी, तो भाड़ में जाए, मैं नहीं कर रहा। सो बोथ ऑफ अस व्हेन माफ नहीं वी कर स्टार्टेड ऑफ कोर्स वी वुड, मतलब मेरे जो पहला सेट था 2010 में पीएससीसी पे, उसमें पठान जोक्स थे, बिल्कुल थे, हम्म, क्योंकि सारी जिंदगी हमारे मैसेज पे वही आए। वो मैंने हाँ। सीखा, नहीं किए उसके बाद। तो ये ग्रोथ का जो है स्पेस, वो नहीं देते हम। नहीं यार, वो करेक्टिव मेजर्स लेने का चांस भी नहीं देते। किसी पे इल्जाम लगाया तो उसको फौरन ही खत्म कर दो, तबाह कर दो, अभी मार दो। तो वो एक एक कल्चर चल रहा है। दूसरा ये कि यार एक तो कॉमेडी जो है ना वो ये बात जरूरी है कि हम जितनी भी अच्छी बातें हैं, पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है वो हम कमेडियंस में क्यों ढूंढते हैं सारी। हम्म। मतलब दुनिया में कोई और सोसाइटी के अंदर लोग नहीं है जिनके अंदर पॉलिटिकल करेक्टनेस चाहिए, पॉलिटिशियंस नहीं है हमारे जिनके अंदर चाहिए, या हमारे जो सोसाइटी के ये क्लेरिक्स हैं इनमें नहीं चाहिए पॉलिटिकल करेक्टनेस, कमेडियंस के अंदर ही चाहिए। वो क्यों ये बात कर रहा है? अबे भाई वो तो कमेडियन है यार, वो मस्करा है भाई, उसको लोग सीरियस क्यों ले रहे हो? उसके जोक्स ठीक है। अगर कोई बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात कर रहा है, या कोई जिसने किसने अपना मकसद बना लिया है कि यार मैं तो बजा के रख दूंगा औरतों की या इनकी या अपने ऑप्रेस्ड फैक्शंस की, तो उसको कॉल आउट करें। और ना सिर्फ ऑडियंस करे बल्कि फेलो कमेडियंस कॉल आउट करें कि यार आप ये क्या करते हो, प्लेटफॉर्म्स बना दें। अगर कोई बंदा है भाई जिससे एक जो गलत निकल गया, ठीक है, और वो कभी अब रिमोर्स भी शो कर रहा है कि यार मैं उससे मतलब निकल गया फ्लो, लेकिन हम उसको पहले ही 1 साल पहले ही कैंसिल कर चुके होंगे, अब उसका चांस नहीं, अब वो आगे नहीं बढ़ता। तो ये एक प्रॉब्लम है। वो यही है ना कि अभी नया नया आया हमारे पास वोक कल्चर, अभी हम पुराने नहीं हुए। इसको थोड़ा मेच्योरिटी आएगी तो फिर लोग इतनी टेंशन नहीं लेंगे। अभी सबने दिखाना है यार, मैं ओ भाई मुझे आ गया वो बनना, अभी मुझे आता है पागल, ये देखो कितनी गलत बात की है। ये मसला है। थोड़ा सा आई थिंक ये भी मसला है कि पॉपुलराइज जो हुआ हुआ है ना ये कल्चर, वो जवान लोगों में हुआ हुआ है। एंड आई थिंक व्हेन यूर 16 17 18 आपको वाकई लगता है कि सब गलत है और मैं सही हूँ, हम भी ऐसे ही थे। मैं भी जब 16 से चलना, किसको क्या पता है, सब मैं सब मुझे पता है, सबका बाप मैं हूँ। सबसे अगर तो हाँ, वो यही लोग जब अभी आएंगे ना, नौकरी वोकरी करेंगे, पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करेंगे, जब इन्हें बोझ पड़ जाएंगे, जब उनका टाइम नहीं होगा ट्विटर देखकर उस पे पॉइंट ऑफ व्यू बनाने का इतना, सब सही हो जाएगा। होगा अभी, तो वो समझ में शायद आ जाएगा, थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस भी आ जाती है यार, कब मैं किसी इशू पे बात कर रहा हूँ या कब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा करियर बने। अब जिसने डकी भाई का हमने नाम लिया, कितना उसको शाम इदरीस से मसला था, कितना उसको पता था हम्म कि शाम इदरीस का नाम लेने से मेरा करियर बनेगा। ये मे बी हम्म। इज रियलाइज दैट कुछ उनकी दोस्ती दोस्ती की अब तस्वीरें आ चुकी हैं, सो मे बी इज आल्सो रियलाइज कि हाँ यार ये जरा मैं, इट वाज कमिंग आउट ऑफ अच्छा, माय मैं ओन इतना इश्यूज मे बी। वो वाला फॉलो मैंने नहीं किया इतना, लेकिन वो हाँ, मुझे ये तो पता है इन दोनों की दुश्मनी थी आपस में, अब दोस्ती हो गई होगी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट ये तो एक
यार सबको सब करने दो। 5 साल तक जो है ना, अगले 5 साल तक, हाँ ये फंडा था, अगले 5 साल तक ना हर आदमी ने, पाकिस्तान में स्पेशली, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर। यार मैं क्या कर रहा हूँ, यार मेरा क्या चल रहा है, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, यार मेरा, मैं जन्नत में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। जैसे भी हो आप रिलीजियस हो, आप वो हो, आप एथियस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, जो भी हो आप, 5 साल तक अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं। शराब क्या कर रहा है, ताबिश क्या कर रहा है, ताबिश के जोक्स, मेरे जोक्स, उसका ये उसका, फक इट, अपने ऊपर ध्यान दो। आप क्या करो, 5 साल हमने इस पे लगा दिए ना, अपने ऊपर इन्वर्ट्स हो गए, तो फिर हम सही हो जाएंगे। अभी हम क्या है कि हम अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं है कि यार मैं क्या हूँ, मेरे क्या मसाइल हैं, ये मसले हैं यार, वो क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं बैठ रहा, वो क्यों नहीं पहन रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, क्यों है इतना टाइम आपके पास, क्यों है? क्या करें भाई, कोरोना है, पेंडेमिक है, और कुछ करने को नहीं है यार। यार लिख लो कुछ, पढ़ लो, बाहर चले जाओ, वॉक करने चले जाओ, गायब हो जाओ, किडनैप हो जाओ, मर जाओ थोड़ी देर, वो नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं ताबिश भाई, ये देख रहे हो? यार इट्स कुछ आई फील, मेरी खुद की अब ये थ्योरी ये है कि मसला ये है हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज, कॉलोनाइज माइंड, गुर्बत, इतने मसले मसाइल हैं कि हम इंटेंजिबल्स को पकड़ लेते हैं। पाकिस्तानी कल्चर एक इंटेंजिबल आइडिया है कि यार इसने पाकिस्तानी कल्चर पे नजर उठाई, इसने हमारे कस्टम्स पे नजर उठाई, इसने हमारे ट्रेडिशन पे नजर उठाई। ये इतनी भी, जिस तरह हम पहले रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे यार, उम्र से मेच्योरिटी आती है। वो माँ बाप जो अपनी बेटी या अपने बेटे को जाकर ये बोलते हैं कि तुम अपनी बीवी से लड़ो या अपने मियाँ से लड़ो, क्योंकि उस दिन उसने ये किया था, ये हमें अच्छा नहीं लगा। यार अंकल आंटी, आप अपनी उम्र देखें यार, थोड़ी शर्म करें। आप लोग 50-60 साल की उम्र में अपने 20-30 साल के बच्चों को इस तरह की बातें कर रहे हैं। सो वो जो नहीं आती इंटेंजिबल, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी उम्र से नहीं आती, मैंने देखा है, मेच्योरिटी उम्र से नहीं आती। मेच्योरिटी आती है जो टर्न्स आते हैं ना आपकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, मैं, मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ, मैं 27 साल का था। 27 साल का आदमी बच्चा नहीं होता, लेकिन 27 साल का था, मैं बच्चा ही था दिमाग में। मुझे ये अंदाजा जब हुआ कि मैं कितना बच्चा हूँ, जब मेरे वालिद का इंतकाल हो, वालिद का इंतकाल हुआ, अगले दिन से पूरा घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तब मुझे अंदाजा हुआ मैं कितना इमेच्योर था। मेरे मेरे थॉट प्रोसेसेस वहां से चेंज होना शुरू हुए, अगले दिन से, कि यार मैं क्या सोच रहा था भाई, ये तो ये भी करना है, ये भी करना है यार, बाकी चिल्लड़ों के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है अब। जो कल चीजें मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, यार इस दोस्त के पास जाना है, उसके पास उठना है, उसके पास बैठना है, वो मेरे लिए लीस्ट प्रायोरिटी पे चली गई नेचुरली। तो जब फिर मैं, शादी हो गई, एक और लेवल अप, बच्चे हो गए, एक और लेवल अप। तो आप ना, अब वो चाहे ये 24, 25, 26 साल की उम्र में हो जाता, मैं उस वक्त भी 35 साल का हो चुका था, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारियां 35 साल वाली आ गई छोटी उम्र में। इसी तरह आपके पास, आप बचपन से अब्बा के साथ रहे हैं, शादी भी अब्बा के घर में हो गई, अब्बा ही घर का बिजली का बिल भी दे रहे हैं, बस आपका टोटल खर्चा दूध, बच्चे का दूध लाना, तो आप बड़े होंगे ही नहीं। आपका थॉट प्रोसेस वहीं फंसा रहेगा अब्बू के अंडर, अबे अब्बू देख लेंगे, अभी अभी अब्बू ये कर लेंगे। वो मसला है हमारे यहाँ, बड़े नहीं हो रहे हम, 50-50 साल के हो रहे हैं, मगर थॉट 20 साल की है, वो ये मसला है, प्रॉब्लम। बड़े होने भी तो नहीं दे रहे। जिस तरह हाँ लोग बड़े। 60 साल में रिटायरमेंट उम्र होती है, उसके बाद कंसल्टेंट आ जाते हैं, उसके बाद फिर बोर्ड पे आ जाते हैं। बड़े जगह छोड़ ही नहीं रहे कि दूसरे लोग इनकी जगह हैं। जो आप पहले भी बात कर रहे थे कि यार वो चाहते हैं 18 साल में, चलो बेटा हमें दूसरा कमरा तुम्हारा स्टडी बनाना है, तुम जाके अपने उसमें रहो। उससे बंदा सीखता है, कुछ बनता है। हम चाहते ही नहीं है बच्चे बड़े हों। नहीं नहीं चाहते वो यार, एक तो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है हमारा, बच्चे, अब थोड़ा बदल रहा हो शायद, लेकिन पहले तो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है हाँ, कि यार बड़े होंगे तो कमाएंगे, इसीलिए बेटे भी चाहिए होते हैं, बेटियां तो इ- निकल जाती हैं। इसलिए तो 8-10 करते हैं कि चांस लो ना, आपका डाइवर्स पोर्टफोलियो, ऐसा अच्छा, ना हो गरीब कि एक मुल्कों में कोटा ना, सिक्का निकले। गरीब मुल्कों में देखो, हम शायद हर चीज को, जो अपना हमारा जो विजन होता है, वो थोड़ा इसलिए मायोपिक हो जाता है, स्पेशली हम जैसे लोगों का, जिनके घर में पेट भरे होते हैं, उनका इसलिए मायोपिक हो जाता है कि हम कहते हैं यार 2 बच्चे ही काफी। मगर जो गरीब है ना, गरीब, बहुत गरीब, उसका बिजनेस मॉडल है बच्चे, उसका बिजनेस मॉडल है, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करता है। वो 3-4 साल में ही काम करना शुरू कर देते हैं बच्चे, उनके बच्चे इस तरह प्लान होते हैं, वो प्लान क्या होते हैं, इसी तरह ट्रेन हो जाते हैं पैदा होते ही, हम्म। ऑन देयर ओन होते हैं, रोडों पे घूम रहे होते हैं। तो वो 4-5 साल में काम करने के काबिल हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, घर में पैसे आ रहे होते हैं, हर बच्चा पैसा ला रहा होता है, तो या तो भीख मांग रहे, उनका बिजनेस मॉडल है। अब आप उनको कहते रहे 2 बच्चे ही काफी हैं, 2 बच्चे ही काफी है, और पैसे भी ना दें, खाना भी ना दें, उनको फैसिलिटीज भी ना दें, तो वो बोले कक, मैं तो बच्चे करूंगा। ये कहने से नहीं होंगे। हम जैसे लोग हैं जिनको बच्चे इसलिए बुरे लग रहे होते हैं, यार पालने पड़ेंगे, यार उनके साथ उनको उठाना पड़ेगा, उनको ले जाना पड़ेगा, उनके डायपर, हमें पैसों की टेंशन नहीं नहीं है, पैम्पर्स बहुत महंगे होते हैं यार, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। आपको तो पैसे है। मिलते हैं ना कि ट्रूडो चेक भेजता है ना बच्चों पर इसीलिए खुशी हो रही है। यहाँ पे तो यार यहाँ पे तो बच्चे पैदा करने का सेंस ही बनता है, यहाँ पे तो एक अमीरों के लिए बिजनेस मॉडल है बच्चे हाँ, पैदा। अच्छा, एक ऐसा है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल बच्चे कम है, अगर आपकी तनख्वाह $1 लाख है,
ठीक है, और आपके 5 बच्चे हैं, तो आपका टैक्स कम कटेगा क्योंकि आपके पास खिलाने के लिए ज्यादा मुंह है। लेकिन अगर $1 लाख तनख्वाह है और आपके बच्चे 2 हैं, तो आपका टैक्स ज्यादा कटेगा और आपकी तनख्वाह जो है ना वो उतनी हो जाएगी जितनी एक 60,000 कमाने वाले की तनख्वाह है। तो वो एक ये बैलेंस है ना सोसाइटी के अंदर, इसीलिए यहाँ पर जो है वो अमीर अमीर नहीं होता चला जाता और गरीब बहुत गरीब नहीं होता चला जाता, एक बैलेंस रहता है, बैलेंस रहता है। और जिसने फिर मेहनत करनी है, जिसने जितना ज्यादा रिस्क लेना है, वो उतना अमीर होता रहता है। तो वो एक सोसाइटी के अंदर बैलेंस है, अच्छा लगता है, सुकून रहता है, इससे मुकाबले नहीं रहते यार। जस्ट ऑन द बच्चा मॉडल, आई थिंक इट्स ऑल्सो कि आप इंसान को इंसान नहीं कंसिडर करते ना, मे बी शायद बाप का ये प्लान हो, बट वो औरत जो प्रेगनेंसी करके डिलीवरी करके घर आती है और वो बोलते हैं आप अगला बच्चा करना है, उसकी तो वो आपने उसको इतना ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है कि वो इंसान ही नहीं रही है, उसको आपने एक बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया है। मैं बिल्कुल बहुत खतरनाक बात कर रहा हूँ, मैं तो बताऊं। मैं अपनी हमारे घर की जो मासियां होती थी ना, जो काम करती थी हाउस हेल्प्स, उनसे अम्मी अक्सर ये बात करती थी हमारी कि तुम अभी तो लास्ट ईयर बच्चा हुआ था, अब कहाँ से प्रेग्नेंट हो गई थी। तो वो जिस तरह से जवाब देती थी ना, बाखुदा शरात ऐसा लगता ही नहीं था उससे असर हुआ है, क्योंकि वो नम हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है, और उनके दिमाग डेड हो चुके होते हैं। उनको लगता है यही हमें करना है, अब यही हमें करना है। और होता क्या है कि अब उनकी जिंदगी आधी गुजर चुकी होती है, 40-42 साल हो चुके होते हैं। अब उनको कोई जाके बताता है ना 40-42 साल की उम्र में कि भाई आपके हक है, आप मना कर सकती हैं। अब उस औरत के हो चुके 9 बच्चे ऑलरेडी। अब वो मना नहीं कर सकती भाई, आप जितना ही कह लो वो मना नहीं कर सकती। अब वो 9 बच्चे लेके कहाँ जाएगी, उसको 5 मिनट में वो नशे ही शोर निकाल देगा। हम्म। तो ये हमारे यहाँ एक इतना बड़ा मेजर इश्यू हो चुका है ना कि अब आप वो जिनके 9 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं और 10वें की वो तरफ जा रही हैं, आप उनको समझा नहीं सकते। अब वो खत्म हो चुका केस, अब उनके दिमाग अब सुन हो चुके हैं। मे बी मैंने देखा है ये। आई थिंक शायद जो सिर्फ बातें करते हैं वो ये नहीं समझते कि देयर इज नो फ्रीडम व्हेन देयर इज हंगर। पहले भूख मिटाएं, फिर कॉन्सेप्ट बेसिक्स है। समझाएं। बहुत सही बात की तुमने। देखो अब जो बिलीवर्स हैं दुनिया में, कुछ लोग हैं जो रिलीजन में बिलीव करते हैं, सभी करते हैं हम लोग। लेकिन अब देखो जिस तरह रिलीजन भी इवॉल्व हुआ है कि वो जो टेक्निकल बातें थी वो पहले की जनरेशन को नहीं पहुंचा दी गई। पहले आया इब्राहिमिक रिलीजन्स में, एक सीक्वेंस बना, पहले मोसेस आए, फिर जीसस आए, फिर प्रॉफिट मोहम्मद आए, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब लेकर आए, जिसमें टेक्निकल मसाइल भी थे, भाई ज़कात किस तरह देनी, बिजनेस किस तरह करना है, ये किस तरह करना है, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी। तो उसके हिसाब से अब पाकिस्तान में सबसे पहले जाके ना सबसे मुश्किल मसले खड़े कर दिए, खोल दिए, कट्टे खुल गए। अब यहाँ पे जो सोसाइटी है उसके अंदर तो बहुत बड़े मसले हैं। मतलब पहले तो लेवल्स है ना, इंसानों को ही हक नहीं मिल रहा है, इंसानों को ही हक नहीं मिल रहा है। फिर अब उसमें जो है वो खवातीन को मजीद हक नहीं मिल रहा है, फिर गरीब को हक नहीं मिल रहा है, फिर इसको हक नहीं मिल रहा है। अब आप जाके ना गाँव में जाके, या किसी ऐसी खातून को जो बिल्कुल नम हो चुकी है, जिसको पता ही नहीं है कि मेरे राइट्स भी होने चाहिए, जो अपने रोल में इस तरह गुम चुकी है कि जो है उसको पता ही नहीं है कि मैं आजादी भी, उसको आजादी की ख्वाहिश इसलिए नहीं कि उसको पता ही नहीं आजादी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। आपको तो ख्वाहिश उस चीज की होती है जो एग्जिस्ट करती है, आपको पता होता है एग्जिस्ट करती होती है। अगर आपको पता ही ना हो गाड़ी एग्जिस्ट करती तो ख्वाहिश कैसे आएगी। तो उनको ख्वाहिश ही नहीं होती। अब उनको आपने जाके एक शुरली छोड़ दी कि यार तुम्हें तो आजादी चाहिए, तुम्हें तो बाहर निकल। अब वो निकल भी नहीं सकती बेचारी। अब वो अपने घर में जो उनका एक वो इग्नोरेंस में एक उन्होंने जन्नत बनाई हुई थी ना, वो भी खत्म हो गई, तबाह बर्बाद हो गई। तो वो हमें एक तो ग्राउंड पे ऐसा काम करना है कि उनके औरतों को अवेयरनेस देने के बजाय उनके मियाओं को अवेयरनेस ज्यादा देनी है, आराम वाली उनको अवेयरनेस देनी, एग्जाम्पल सेट करनी है। और मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में 75% जो हमारी जो आबादी 65% हमारी यंग आबादी, जिसमें से 75% है स्कूल गोइंग एज नहीं है अब उनकी, 25 साल से ऊपर हो चुके, अब थोड़ी स्कूल जाएंगे वो। तो उनको हमने जो है ना वो यार उनको किसी तरीके से ट्रेनिंग्स देनी है, उनमें सिविक सेंस डेवलप करना है। और लोग कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है ना वो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर से कौमें नहीं बनती, इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत सिविक सेंस डेवलप होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जैसे तुम ये देखोगे ना कि यार ये इजी पैसा वगैरह चीजें आती हैं, तो ये मजदूर टाइप लोग जिनको पहले कुछ पता ही नहीं था, अब इनको भी पैसे ट्रांसफर करने आते हैं, इनको एसएमएस करना आता है, इनको चीजें बैंक में डिपॉजिट करनी आती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही है ना थोड़ी सी। आप मेट्रो खोलेंगे तो उनको बटन दबाने आएंगे टच स्क्रीन पे, वेट करना आएगा, इससे इनकी डेवलपमेंट होती है। अब वो भी हमारे यहाँ उस पर भी तनकीद होती है, रोडें बना के कौन सी, भाई मोटरवे से काफी फायदा हुआ है यार पाकिस्तान को, इस तरह से बसेस से भी आप। इतनी आप गालियां देते हैं। गुलरेज बेचारे ट्विटर पे रोज कंपैरिजन करता रहता है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट कितने का बना है। वो किसी को बुरा नहीं हाँ लगता। आपको जहाज में बैठने की अगर सब्सिडी मिल रही है वो किसी को बुरी नहीं लगती। मजदूर अगर हाँ, सस्ती टिकट पे जा रहा है, भले वो अगर बुरा लगा। बीआरटी नुकसान में है, गवर्नमेंट पैसा है, जहां बाकी पैसे लग रहे हैं उससे बहुत बेहतर यहाँ पैसे लग रहे हैं कि अगर मजदूर हाँ 20 रुपए देके पीआईए एसी से, की बस में बैठ के जा सकता है। पीआईए से कम लग रहे हैं, पीआईए से अभी भी कम लग रहे हैं बीआरटीएस पे।
तो वो यार हमारे यहाँ अजीब सा है, मतलब क्या है कि किसी को कोई मसला तो हल नहीं करना है, क्योंकि सबको डर ये है कि यार मसला हल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। हम्म। ये भी तो है ना यार, मसला हल हो गया तो फिर ये लोग जो आवाज उठाते रहते हैं क्या करेंगे, बैठे रहेंगे यूं करके, हाँ, अगर मसला भी आपके हल पास नहीं जादू होगा। की छड़ी हो, बोले अवेयरनेस एजुकेशन, कल सारे अवेयर हो गए, सब एजुकेट हो गए, और कल वो आ गए कि ये सारे हमारे हक हैं, अब ये दें, तो वो हाँ, कहाँ से अब आप देंगे क्या आप? करेंगे। कहाँ से क्या देंगे? क्या क्या हाँ। क्या करेंगे, आप बैठे रहेंगे परेशान, अब क्या करें, अब तो ये रियल हो गई, शिट हैज द फैन। या तो थोड़ा सा ना अब प्रैक्टिकल काम की तरफ बढ़ना है यार। अब पता है कि जो काम कर रहे हैं ना दबा के ग्राउंड पे, वो नजर भी नहीं आ रहे, उनका आपको पता भी नहीं होता अक्सर, क्योंकि वो काम में इतने बिजी होते हैं, अपने काम करके निकल चुके होते हैं, कि आपको पता भी नहीं होता कि यार ये बंदा इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं, दे आर डूइंग वंडर्स यार, और उनका नाम भी नहीं पता होगा किसी को, मैंने कभी उनके कोई इंटरव्यू भी नहीं देखे हुए, मगर वो पानी का इंतजाम कर रहे हैं वहाँ पे, वो बिजली बना रहे हैं वहाँ पर अपने गाँवों के लिए, वो वहाँ पे औरतों की सैनिटेशन, वो जो उनके मसाइल हैं उसके डिलीवरीज के दौरान जो हो रहे हैं उन पे वो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, वहाँ पे इंक्यूबेटर्स बना रहे हैं बच्चों के लिए, या खुद से कर रहे हैं काम। और वो ना इंटरव्यू पे आ रहे हैं, ना वो कोई हाईलाइट हो रहे हैं, ना वो न्यूज पे आ रहे हैं, मगर वो करके गुजर चुके हैं ये काम सारे, और सादा सूदा लोग हैं कुर्ता सलवार पहनने वाले। मसला ये ईगो जो है ना हमारे, हम सबको जो अर्तुगरुल समझते हैं अपने आप को। आपने अभी वो ग्रास काटने वाली बात की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, शायद आपने सुना हो नाम, आई थिंक आपको मुल्क लग रहा होगा, एक यूनिवर्सिटी भी एक और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक ग्रेजुएट है, नेहा। वो दाई है, शी इज अ मिडवाइफ, शी हैज अ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम राइट। कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वो पाकिस्तान में वापस आके मिडवाइफ बनी है, और वो गरीब औरतें, ये वो मामा बीबी फंड भी है, प्लीज जाके सपोर्ट करें, उनको पैसे दें। अच्छा अच्छा, वो वही है मामा बेबी फंड। जी, मामा बीबी फंड, तो वो शी हेल्प्स देम। अब बंदा सोचे अभी ये क्या दाई है, बट द हाँ। इम्पैक्ट हर वर्क हैज, जिसमें कि वो बच्चे जिस तरह डिलीवर हो रहे थे, उसमें इतनी ज्यादा मौतें होती थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा होती थी, उनको अगर एक साफ अच्छी जगह दे के। हाईएस्ट है पाकिस्तान में, शायद रीजन की सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर अफगानिस्तान। सो या आई थिंक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। आप जरा काबिलियत तो दें, इंशाल्लाह फोन और अवेयरनेस आ जाएगी, पर औरत के पास एक कैपेबिलिटी तो, जिस तरह आपने कहा, अगर 9 बच्चे हैं एक मासी के पास, उसके पास अवेयरनेस भी हो कि मैंने छोड़ना है, लेकिन क्या उसको पता है छोड़ेगी वो, कि कहाँ जाएगी। क्या जाएगी, उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दें, सपोर्ट सिस्टम चाहिए भाई ऐसे लोगों को, कि अगर आप उनको डिसरप्शन फैला रही हैं, आप उनके माइंडसेट डिसरप्शन ही है ना, उनके माइंडसेट तो एक से चले आ रहे हैं कि हम तो बच्चे पैदा करने की मशीन है, हम तो काम करने की मशीन है, एक डिसरप्शन आप लाएंगे, नहीं तुम इंसान हो, एक डिसरप्शन आ गई। अब वो डिसरप्शन के बाद आपने जब डिसरप्ट कर दिया, उसके सारे बिलीफ सिस्टम तबाह कर दिए, आगे पीछे कर दिया, वो जाग गई, अबे भाई मेरे साथ क्या हो गया ये, अब क्या करेगी वो, वहां से सपोर्ट चाहिए उसको, वो सपोर्ट हमने क्रिएट करनी है। आई थिंक बोथ बोथ नीड टू गो हैंड इन हैंड, आई थिंक। हम्म। अगर कोई अवेयरनेस फैला रहा है, मे बी शायद उसका काम नहीं है, आपको भी आता होगा, मुझे भी आता है। मसले तो बता दिए, हम्म। आप सोल्यूशन, भाई मैं थोड़ी हूँ ना एक्सपर्ट यार मेरे पास थोड़ी है ना मास्टर्स किसी चीजों में। या आपने बता दिया यार ये मसला है, आप सोल्यूशन देते नहीं, आप, मैं कहाँ से दूं सोल्यूशन यार आपको? तो यार वो साथ में सोल्यूशन वाला भी लेके जाओ ना यार, अब वो मसला ही है, आपने उसकी जिंदगी चेंज कर दी, तबाह कर दिया, अबे वो तो घर जा ही नहीं पा रहा, यार अबे अब तो घर बुरा लग रहा है मुझे, कल तक तो ठीक लग रहा था, अब उसको चाहिए ना सपोर्ट, तो वो खुद थोड़ा सा ढूंढे ना, है यार। खुद करे हाँ ना, खुद खुद ढूंढ ले। खुद कफील बने, खुद चीजें बने अच्छा। सपोर्ट ढूंढे, अबे चीजें यार, करे। वाह यार वाह। नहीं नहीं यार, उसको सपोर्ट देनी है आपने ही, तो उसको अकल दी है तो सपोर्ट भी दी। मैं अडॉप्शन लेकिन एजेंसी थोड़ी खोली है मैंने यार, कि मैं अकल भी दूं, सपोर्ट भी दूं, जाके उसका बाथरूम भी साफ करूं, तो वो खुद क्या करेगा यार? तो यार ये है। खैर इंशाल्लाह यार, मुझे काफी उम्मीद है, हम एक तो पहली बात ये हुई है कि एक सालों बाद, कई मतलब 70 साल बाद, अब ये ट्रेंड बनना शुरू हुआ है कि हमारे यहाँ हुकूमतें जो है वो 5 साल पूरे करती हैं। 70 साल बाद ये अचीवमेंट है पाकिस्तान की, कि 2 हुकूमतें, शायद अब ये वाली इमरान खान की प्राइम भी 3 साल मिनिस्टर हो ने गए, नहीं किया फिर भी। हो सकता है इस बार कर ले, फर्स्ट टाइम ऐसा हो जाए, कर ले। हुकूमतें अपना यार ये तो एवोल्यूशन प्रोसेस है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, वही मिच्योर नहीं हुई ना, तो अभी ये भी मेच्योर हो रहा है, हल्के 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 हो रहा है। पहले जो 90s में होता था, ब्लेटेंटली जो थे वो एक दूसरे की गालियां देते थे, टर्न्स होती थी, हमें पता था हम बेवकूफ बन रहे हैं, अभी भी पता है हम बेवकूफ बन रहे हैं, हाँ, बहुत ही आउट आउट इन दी ओपन है। अगर सियासतदानों को, अच्छा पॉलिटिशियंस को भी पता है कि उनको, हमें पता है कि हम उन्हें बेवकूफ समझते हैं, दे नो इट, मगर दे आल्सो नो कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो दे कीप ऑन पुशिंग अस। अब वो करे जा रहे हैं, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा कि इंशाल्लाह मैं अपना हिस्सा उसमें ये डाल रहा हूँ कि मैं टीबीएच कर रहा हूँ, और मैं खुल खुल के वो बातें कर रहा हूँ जो मुझे करनी है।
अब एक जमाना ऐसा आएगा, और होने भी अब ये शुरू हुआ है कि वो टीवीएच के फॉर्मेट या टीवीएच को देखकर सिमिलर टॉक शोज, प्रोग्रामिंग का एक सिलसिला स्टार्ट हो गया। अब टीवी पे भी आ रहे हैं बहुत सारे लोग, टॉक शोज स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। अब क्या हुआ है कि टीवी के ऊपर भी कुछ अरसे में खुल के बात हो जाएगी, रेडिकल चेंज आएगा। जब सोसाइटी, अभी हमने सीजन 3 रिकॉर्ड कराया ना टीबीएच का, इसके अंदर वी हैव मेड श्योर कि हम सही पाकिस्तान दिखाएंगे। हमने वो लोग बुलाए जो असली पाकिस्तानी हैं, जो टैलेंटेड स्किलफुल लोग हैं, जिन्होंने कुछ किया उखाड़ा हुआ है। अच्छा, एक्टर्स भी हैं, वो भी हैं, हमारे मीडिया इंडस्ट्री के लोग भी हैं, मगर हमारे यहाँ हाई अचीवर्स भी बुलाए इस बार, और उनसे हमने खुल के बात की, बताओ क्या मसला है, अभी बताओ। अब वो जो नजर आएगा ना, वो है सही पिक्चर पाकिस्तान की। ये पिक्चर नहीं है सही पाकिस्तान की। और जब जो एक्टर्स वेक्टर्स आते हैं या जो मीडिया इंडस्ट्री के आते हैं, वो ऐसे शुगर कोटेड पिक्चर देते हैं, सब सही है, नहीं कुछ भी नहीं होता ऐसा इंडस्ट्री में, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो भी हो सकता है कि उनको फील ना होता हो, क्योंकि वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि उस एक लेवल ऐसा अचीव कर लेते हैं आप कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता। अभी मैं, हाँ बोलो। डू यू नॉट इनवाइट सर्टेन पीपल कि यार ये प्रॉब्लमेटिक है, ये मसले हैं, या कल को अगर हाँ, ऑप्शन आए कि खलील रहमान कमर को बुलाना है, वुड यू बी लाइक यार आ जाए, नहीं, बट मैं बातें उससे अपनी मर्जी की करूंगा, या वुड यू बी लाइक यार इसको बुलाना ही नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है? नहीं बुलाता। जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है मैं मना कर देता, मैं आई टेक दैट स्टैंड। Do you decide हाँ, who to call, या do, or is it like a collective decision? it's a collective decision, but like the three of us, Nashpati, me and Asfar bhai, we discuss each guest. At times ऐसा होता है कि भाई दो लोगों ने कह दिया कि हाँ, एक ने मना कर दिया, तब भी वो आता है, वोटिंग है, तो ये होता है। लेकिन प्रिंसिपल स्टांस मैं ले लेता हूँ किसी चीज पे, तो फिर वो, अगर आप लॉजिकली उसको बयान कर रहे हैं कि यार ये आएगा शख्स, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इससे ये बात करूंगा, ये नाराज होगा, फिर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, शो खत्म हो जाएगा, तो फिर नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वो लोग कह रहे होते हैं, नहीं नहीं यार इसको नहीं, मैं कहता हूँ नहीं नहीं, इससे ये सवाल पूछ लेंगे, इस एंगल से लेकर आएंगे, इस तरह बात करेंगे, तो फिर वो हो जाता है। तो आई डू, टू एन एक्सटेंड आई डू हैव अ से, बट इट डजंट मीन कि जो भी, जितने भी गेस्ट आए हैं वो सब मेरी मर्जी से आए हैं, ऐसा नहीं है। I'm sure you didn't कुछ में even know some of them, honestly. नहीं नहीं, लॉट ऑफ देम। ये इसलिए नहीं कि वो कोई इतने मशहूर लोग नहीं है, इसलिए कि मैं टीवी नहीं नहीं देखता। यार, वो टीवी फील्ड्स नहीं देखता, बिल्कुल मैं अलग बिल्कुल अलग नहीं। है ना। अब अगर हाँ, फॉर इंस्टेंस वो पार्टी गर्ल है, सब उसको जानते हैं अब, बट उसके हाँ, कोई 500,000 फॉलोअर्स उस वीडियो से पहले भी थे, कुछ 400K फॉलोअर्स उसके थे बिफोर द पार्टी हम्म। वीडियो वेंट वायरल। नहीं नहीं, 1,30,000, 1,00,000 कुछ थे, लेकिन मैं तुम्हें उस पे दाना नीर से मैं मिला, मैंने अभी उसके साथ एक कुरकुरे का शो किया। यार वो बहुत छोटी बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची है वो, बहुत उन्नीस मतलब उन्नीस बीस साल की है ना, आई थिंक। मैंने उम्र तो नहीं पूछी, लेकिन वो ए लेवल्स कर रही है शायद, या कर चुकी है, वो उससे भी छोटी यूनिवर्सिटी है। में। हाँ, वो करना चाह रही यूनिवर्सिटी में एडमिशन। यार वो बहुत छोटी बच्ची है, अब उससे तो कोई झगड़ा ही नहीं है, वो तो मलाला वाली स्टोरी है, वो तो मलाला वाली स्टोरी है। अब उसको एक सक्सेस मिल चुकी है, क्या मैं उससे ये कहूँ कि नहीं तुम वापस कर दो ये सब चीजें, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, तुम अपने मुंह पे कालक मल लो। यार उसको मशहूर, वो बेचारी, उसको तो हम लोगों ने मशहूर किया ना, उसको तो टीवी ने बुलाया, आओ एक्टिंग करो, उसको तो किसी होस्ट ने बुलाया, आओ मेरे साथ होस्टिंग करो, या ये काम करो, वो काम करो। उसका क्या कसूर है इसमें? उसका क्या कसूर है इसमें? वो मशहूर हो रही है, वो मना कर दे मैं मशहूर नहीं होना चाहती है। मलाला को अगर वो नोबेल प्राइज दे रहे हैं तो वो मना कर दे, नहीं मैं नहीं लूंगी, इफ्तिखार अंकल फ्रॉम चनेसर गोड नाराज हो जाएंगे। वो भाई वो लेगी यार, वो क्यों मना कर देगी भाई? अब वो क्यों लग रहा है वो मना कर देगी? तो इसी तरह मेरी और हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं होनी चाहिए जो मशहूर हो रहा है। बेसिकली वो अपनी किस्मत का खा रहा है, जिसको मसला अपनी होता किस्मत। है जिसको मसला होता है वो सिर्फ जेलसी होती है। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, बेसिकली वो हाँ, होता हाँ, है। हाँ। लेकिन अगर कोई मुझसे बोलेगा टीबीएच में बुलाएं आप दाना नील, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, टीबीएच में बुलाएं दाना नील को, तो टीबीएच में शायद मैं ना बुलाऊं। क्यों नहीं बुलाऊंगा? क्योंकि यार टीबीएच में मैं उससे क्या बात करूंगा, वो छोटी बच्ची है। टीबीएच में वो शायद सूट ही ना करे बैठ के, वो सूट ही ना करे। अच्छा, टीबीएच में हम वो चीजें लेकर आ रहे हैं जिन जिन लोगों से हमने हमने डीप भी जाना है, बातें करनी है गहराई में जाके। इस बार सीजन 3 हमने एक एक मेक श्योर किया था कि सीजन 2 जो है वो हम जो है ना, वी विल मेक श्योर कि हमें अटेंशन मिले। सीजन 2 से अटेंशन मिल जाएगी जब, फिर हम नैरेटिव बिल्डिंग करेंगे, फिर हम बताएंगे हमने क्या आपको, जो हमने आपकी अटेंशन ले ली, अब हम जो बताना चाह रहे हैं वो आपको बताएंगे। तो हमने इसके अंदर बहुत क्रिटिकल मौजूआत को छेड़ा है। पुलिस वाले से पूछा है कि भाई रिश्वत का क्या सीन है, पॉलिटिशियन से पूछा है कि आप हमें इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं, हरीम शाह से पूछा है कि तुम वहां चली जाती हो जहां हम नहीं जा पाते, कैसे जाती हो, जो सबको बताओ पता ना है कैसे कैसे जाती है। जाती हो। उसने, हरीम शाह ने बड़ी अच्छी बातें की, और मैं, वो मेरी हीरो बन गई।
मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि हरीम शाह जब आ रही थी तो लोगों ने कहा यार ये क्या, पहले मतीरा फिर हरीम शाह। मैंने कहा, तो पहली बात ये दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। हरीम शाह नहीं बन पाएंगी मतीरा, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं हरीम शाह से ये पूछना चाहता हूँ कि यार क्यों ऐसा हो रहा है कि आप जिन लोगों से आपको पता है कि यार ये तो ठरकी हैं, बार बार वहीं जाके फिर मामला बनाते हैं। तो यार उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि यार बात सुनिए ताबिश, हर पॉलिटिशियन को पता है कि मैं कौन हूँ, तब भी फंस जाते हैं, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, फंस जाते हैं। वो इतने बेगैरत हो चुके हैं, वो कहते हैं यार फंस जाएंगे क्या हो जाएगा, 3 दिन बाद खत्म हो जाएगी मामला, फंसने दो। कहती ना मॉडल फंसता है कोई, ना एक्टर फंसता है कोई, ना कोई होस्ट फंसता है, मुझे देखकर उसने कहा। तो कहती है क्योंकि इनको वहीं इनको फंस ये जाना था ताबिश, वहीं फंस जाते। बोलो मैं आपको मैं तो रॉन्ग प्रूव करूंगा, अब भी फंस के यार दिखाता हूँ। वो मैं फंस के दिखाता। यार वो टीबीएच की लास्ट एपिसोड थी, मैं तो बस करके गुजरना चाहता था। तो बस वो हमने, लेकिन यार वो मैंने कहा फिर तो तुम ठीक कर रही हो इनके साथ, इनको तो हाँ, फंसाओ, दबा दबा के फंसाओ। तो वो एक बहुत बुरा भी लगा मुझे, क्योंकि कुछ बातें उसने ऐसी बताई जो मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया कि यार हम कैसे चे लोग हैं यार, इस मुल्क में रहते हैं और हमारे ऊपर कैसे लोग बैठे हुए हैं। हमें, तुम देखो ना ऑफिस के अंदर हम काम करें, हमारा बॉस हल्का हो, तो हम लोग हर जगह जाके बताते हैं यार हमारा बॉस कितना हल्का है, भाई तो बहुत ही हल्का है, भाई सारे काम ही मैं संभालता हूँ उसके। मगर अब अपने ऊपर देखो, जो मुल्क चला रहे हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं यार, हमारे ऊपर कितने हल्के लोग बैठे हुए हैं। नदीम अफजल चंद बैठे हुए हैं, आबिद अली शेर अली बैठे हुए हैं, क्या नाम है, आफाक चौहान, क्या नाम है उनका, चौहान, फयाज चौहान, चौहान, क्या नाम है, फयाज जिसको चौहान बैठे हैं हमारे अजीजी ऊपर यार। साहब ने जलील किया था जब वो अमानुल्लाह के फ्यूनरल पे बड़ी भरम मार रहे थे कि हमने जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख रुपए दिए। तो प्रेसिडेंट ने बोला आपकी औकात क्या है कि आप होते कौन है कि आप अपना तमगा चमका रहे हैं अमानुल्लाह के नाम से। नहीं 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 यार, वो इस तरह के लोग हमारे ऊपर बैठे हैं और ये हमारे रूलर्स हैं। वी आर बीइंग और रूल्ड बाय शेख दीज गाइस, रशीद सोचो। इंटीरियर मिनिस्टर हैं। यार मैं, तुम मुझे ना ट्रिगर कर रहे हो कि मैं कुछ किस्सा सुना दूं, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा ये, तुम्हें मैं टीबीएच का वेट कराऊंगा, ऐसा तो शॉकर नहीं है कि लगेगा आपके तुम्हें। पास भी तस्वीरें हैं जिस तरह हरीम शाह के पास थी नहीं शेख रशीद की। नहीं 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 नहीं, शॉकर लगेगा लोगों को कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जो पाकिस्तान में बेसिकली आइडेंटिटी बांटने की जिम्मेदार होती है लोगों को। सही है, वो बताती है कि ये पाकिस्तानी है, ये नहीं है, या ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। तो वो मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है फेडरल, वो शेख रशीद साहब, उनके पास कितना टाइम है और वो कितना बिजी है इस मुल्क को ठीक करने में, ये अंदाजा हो जाएगा आप लोगों को टीवीएस देखने के ये बाद। मुझे बड़ा अफसोस हुआ हरीम शाह की तस्वीरें देख के भी अंदाजा हो जाता है। यार, इतना अफसोस हुआ शहजाद। देखो रेटिंग मिलेगी मुझे, मुझे रेटिंग मिलेगी, मैं रेटिंग में इतना भूखा भी नहीं अब, लेकिन रेटिंग मिलेगी। नंबर 1 ट्रेंडिंग पे भी चली जाए वो, लेकिन वो जो चीज उसमें है ना, वो अफसोस का मुकाम है, बहुत अफसोस का मुकाम है। सारी मजा नहीं आया वो सिचुएशन करके। सारी सिचुएशन ही सर अफसोसनाक है। जहाँ देखें आ, हल्के की जो बात की, आई थिंक हल्के रखे जाते हैं जानबूझ के कि वो हल्के रहें ताकि दूसरे लोग उनके बनिस्बत भारी नजर आए। जिस तरह इमरान खान ने बुजदार को रखा ही इसलिए कि इमरान खान का नाम चमके। हाँ। तो सियासतदान रखे ही हल्के इसलिए अच्छा, जाते हैं अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। कि सियासतदान आपको हल्के लगें। तो जब सियासतदान हल्के लगेंगे तो फिर कौन भारी लगेगा। ये तो 2+2 पूरी आवाम कर सकती है अब तक। तो ये चीजें बाय डिजाइन ही होती हैं। यार असल में मसला ये है कि जो सियासतदान जो रख रहे हैं ना सियासतदानों को, अच्छी बात है, सियासतदान इतने भारी हैं ही नहीं हमारे, हंसने वाले सियासतदान है सारे। सर जो भारी होते हैं वो डूब जाते हैं ना, जो टूटता नहीं है वो मर जाता है। यार आप ये देख लो, सिर्फ ये देख, दुनिया सेनेट के ऊपर बात करेंगे। कुछ अरसे पहले सेनेट जो है वो एक बड़ी हॉट न्यूज था, सेनेट के इलेक्शंस, और पहली बार लोगों को पता चला सेनेट है क्या, पाकिस्तान में कितनी सीटें हैं, सेनेट क्या है। इमरान खान की हुकूमत का ये अच्छा फायदा हुआ है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस काफी फैला दी उन्होंने, इतनी गंदगी फैला दी कि पॉलिटिकली पॉलिटिकली कितने अवेयर हो गए हम। उसमें तो भी अब एक वो, बड़े इंटरेस्टिंग किसी ने पॉइंट किया था कि पीटीआई, आर्डेंट पीटीआई सपोर्टर जो भी अभी ये सुन रहा है इस बात का जवाब दे दे कि सबने कहा कि ये कैसे हो सकता है हफीज शेख हार गए और फीमेल कैंडिडेट जीत गई। नाम किसी को भी नहीं। जो हाँ नाम पीटीआई नहीं बता, सपोर्टर थे नाम नहीं नाम बता, बता दे। इतनी तो आपकी नाम बता अहमियत दे है हाँ। सेनेट के लिए कि जो फीमेल खवातीन के, कैंडिडेट थी उसका मुझे नाम बता दे, कोई भी जो सुन रहा हाँ वो नहीं बता रहे बात, अब वो है। हाँ, ढूंढ लेंगे, अब तो गूगल कर लेंगे तो बताने के लिए। लेकिन मैं बताना ही चाह रहा था कि सेनेट जो है वो एक ऐसा हाउस होता है जिसके अंदर बेसिकली टेक्नोक्रेट्स की पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती है। दुनिया भर में ऐसी होता है अपर कि हाउस जी। भाई वो जो अपर हाउस जो होता है, वो जो लोग होते हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं और वो इलेक्शन नहीं जीत पाते, उनको सेनेट में डाल दिया जाता है ताकि वो पॉलिसीज बनाएं, जिनको फिर वो अप्रूव करें पार्लियामेंट में बैठने वाले, या वो एक्सपर्ट ओपिनियंस दें अपना चीजों पे, या पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो।
हमारे यहाँ इतना अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है यार, वो सेनेट में जा रहा है ना, वो टेक्नोक्रेट है, उसको पता भी नहीं, किसी 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 एक पॉलिसी के अंदर एक्सपर्ट नहीं है, वो जा रहा है सेनेट का इलेक्शन लड़ने। क्या नाम था इनका, यूसुफ रजा गिलानी। भाई तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हो यार, ये ऐसा ही है कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल रहूं और मैं थोड़े दिन बाद को मेरे को प्रीफेक्ट बनना है। तो क्यों बनना है भाई तुम्हें? सादा नजर आ रहा है ना कि यार ये तो पैसे कमाने की स्कीम है, जब सेनेट अपना काम पूरा ही नहीं कर रहा, यार बंद कर दो। वो 100-150 लोग जो पैसे बचेंगे वो उससे कोई अस्पताल क्रिएट हो जाएगा, सेनेट से कुछ हो नहीं रहा है। तो एक सेकंड रुकना भाई, मेरे महंगे एयरपोर्ट नहीं नीचे गिर नहीं, गए। दिखाने के लिए सबको कि कितने महंगे हैं, बार बार गिराए जा रहे हैं जानबूझकर, ताकि सबको नहीं नजर आए। वो एयरपोर्ट TBH-2 एयरपोर्ट का, कह रहा हूँ TBH-3 का चेक क्लियर हो चुका है। यार जान, ये एयरपोर्ट जो है बाय द वे ये पैसों से नहीं लिए, ये गिफ्ट आया गिफ्ट्स आते हैं अब? मतलब क्या भाई रैंडम? साहब। नहीं नहीं, हाँ ये तो रैंडम आया, ये फैंस की तरफ से, और बहुत आते हैं यार, अल्लाह का कैसे, शुक्र लोगों है। को एड्रेस पता है कि क्या भेज दें? यार जब को नहीं, वैसे तो पीआर के लिए आते हैं, पिताजी भाई पीआर पैकेज भेज रहे हैं, उसमें बड़ी महंगी महंगी चीजें भी आती हैं। हाँ। अभी बॉयज ने फंसा मैं इस तरह से कि उन्होंने मुझे घड़ी दी गैस की, तो मैंने कहा यार कौन देगा ओरिजिनल घड़ी गैस की, तो मैंने सूटकेस में डाल ली। अब मैं जब कनाडा के एयरपोर्ट पे उतरा, उसने मुझसे पूछा भाई आप परचेजेस कितनी करके लाए हो वहां से पाकिस्तान से? मैंने कहा यार $200 की होंगी, और मैंने कुछ लेकर ही नहीं आया था, 2-4 जीन्स अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें ले आया। तो मैंने कहा $200 की। बैग खुला, पहले ही गैस की घड़ी लगी हुई थी बैग में। उसने निकाली, कहने लगा ये क्या? मैंने कहा यार इन्विटेशन होगी, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। तो उसने वो टैग वैग चेक किया, कहने लगा जी इट इज 100% ओरिजिनल, 1500 की घड़ी है, डॉलर की। मैंने कहा है $1500 की? कहता है कि हाँ इस पे तो ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा यार मतलब रख लो आप। मैंने कहा रख लो आप, मुझे नहीं चाहिए। कहने लगा डू यू वांट टू सरेंडर इट टू द क्वीन? मैंने कहा हाँ टेक इट क्वीन। क्वीन उसको आजकल दे वैसे दो, ही सिंगल है। गम में है। कह रही है वो गम में है। मैंने कहा उसको दे दो मेरी तरफ से गिफ्ट। कहने लगे बात सुनो, सिर्फ $150 लगेंगे, इतनी बेवकूफी नहीं करो। खुद ही समझा रहा है कस्टम वाला, कहता $150 दो, ये घड़ी बहुत अच्छी है, ले जाओ। तो फिर मैंने $150 दिए, वो घड़ी ली। तो इस तरह के गिफ्ट मिल रहे हैं, मजा आ रहा है, ये तो है कि मजा आ रहा मैंने अपनी, मुझे मुझे फील आई, फौरन से एक दिल में फील आई कि मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये कॉमेडी पे जो मैंने अपनी है। जिंदगी सर्व की है ना, आई थिंक ये बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, बट द फर्स्ट पीस ऑफ डिजिटल कंटेंट एटलीस्ट आई मेड, probably you also made, that never went up, आई थिंक हमने साथ बनाई थी एक दफा आसान की छत पर, छत जिसमें पे बनाई थी आपने छत। बुर्का पहना हुआ है। और हमने वो किया था कैपिटल टॉक, जिसमें तुमने कोई स्टफ टॉयज भी अपने पास रखे हुए थे। पता नहीं, बस उसमें एक मुझे बस जोक याद है कि आने वाली रोड का नाम है डालमिया। जाने वाली का नाम है निकाल मियाँ। हाँ याद है मुझे, ये वो याद है मुझे। अनफॉर्चुनेटली अंकल ने वीडियो देख ली सुबह, तो वो उसी हाँ वक्त, हाँ हाँ, कैंसिल हो, उसी वक्त डिलीट हो गई। उसी वक्त उसका पूरा कैमरा से जोक ये था, डिलीट की गई। सुबह सुबह अंकल उठे तो उसका नाश्ते जो के साथ। पूरा जोक ये था, आने वाले ट्रैक का नाम है डालमिया, जाने वाले का है निकाल मियाँ, और आगे जाके चौरंगी आती है उसका नाम है हामिया। वहां जाके मिलेंगे ना लड़के, तो वहां पूछेंगे अंकल हामिया। कब की बात है ये? होगा 2007, 8, 9। नहीं नहीं, इसके ये 9 की बात, 9-10 की बात होगी, 10 की बात होगी। उस वक्त मैं वो शाजिया वाले आइटम करता था। वो भी क्या यार, अजीब दिन थे। वो भी क्या दिन थे जब हम तुम गिनते थे सिक्के, यार अच्छे दिन थे। मैं तो मिस करता हूँ वो बहुत दिन। अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन थे, बहुत सादा दिन थे। अब ये टेंशन नहीं थी कि यार अब ये कर देंगे तो कितना ट्विटर पे जलील हो जाएंगे। बहुत अच्छा था यार, मुझे तो सोशल मीडिया से अब कुछ कोफ सी होने लगी है, बहुत इनसिक्योर सा फील करता हूँ। आई थिंक एक पता बड़ा नहीं फायदा है, एक बड़ा फायदा है आपका कि आप कंटेंट बनाते हैं और बाकी सोशल मीडिया वगैरह कोई और हैंडल करता है। यू डोंट हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ, हाँ नहीं नहीं, सो यू आई डोंट डोंट हैव डू, टू वरी अबाउट दोज थिंग्स। I do not want to identify myself as a YouTuber or a social media personality. I am an artist, a performer, an entertainer. और मेरा वो वाला मॉडल रखना चाहता हूँ। अब फिर वही लोग बोलेंगे अपने आप को बहुत चौड़ा समझता है, मगर मैं वो वाला मॉडल रखना चाहता हूँ जिसकी वीडियो लोग शेयर कर लें, मुझे शेयर करने की जरूरत ना पड़े। सही है, मुझे इक्वली पैसे मिल जाते हैं यार, अल्लाह का शुक्र है, गैस जितने गैस की कमाने हैं घड़ियां ना। आती रहे। हाँ ये देते रहो आप मुझे, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन यार जब पैसे आ रहे हैं, कमा रहे हैं, तो अब क्या टेंशन लेता रहूंगा, एक रोज स्टोरी लगाऊं या रोज वीडियो बनाऊं? नहीं यार, इतनी टेंशन लेनी नहीं है। अच्छा, उसमें बीच में यू मेंशन्ड, एंड मेरी अकबर से भी काफी ये बात हो चुकी है, जिम कैरी का एक बड़ा फेमस कोट है कि जिम कैरी से पूछा कि भाई तुम क्यों बने कमेडियन, तो उसने बोला मेरी माँ बीमार थी, तो मैंने पहला मैं हमेशा सीखा मानू। कि मैं अपनी माँ को खुश कर सकूं। वहां से मैंने सीखा।
So मैं अकबर से भी ये काफी बात कर रहा था, and then you also mentioned your sick dad. Do you feel that contributed to who you've become? मुश्किल सवाल है। नहीं यार एक्चुअली मेरे घर का माहौल ऐसा था कि वी ऑलवेज माय पेरेंट्स, माय सिस्टर्स एंड एज अ फैमिली वी ऑलवेज अप्रिशिएटेड गुड जोक्स. We always appreciated people who were funny in the family. Even my father, he had jokes for every occasion, a share and a joke for every occasion. My क्योंकि ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं ना दोनों अम्मा अब्बा मेरे, तो वहाँ साजिश पे है ना माहौल था जॉन एलिया की। साजिश, जॉन एलिया की साजिश थी. तो वो एक्टिविटीज वहाँ पे बहुत एक हिस्सा थी लाइफ का कि यार आज क्या एक्टिविटी करनी है. एक्टिविटी मतलब प्रैंक्स. और वो बहुत मेजर प्रैंक्स करते थे. मतलब ये हॉस्टल बहुत बड़ा है, उसकी छत पे ऊंट चढ़ा दिया यार. अब उस जमाने में तो एनिमल राइट्स इतने थे नहीं, मगर उन्होंने कैफेटेरिया की सारी टेबलें निकाली और उसका एक लेडर बनाया, ऊंट चढ़ा दिया हॉस्टल की छत पे, बांध दिया वहां पे और वो टेबलें निकाल दी. अब अगले दिन यूनिवर्सिटी में ऊंट यार की छत पे बंधा हुआ हो यार. और वो भी वो विक्टोरियन किस्म की बिल्डिंगें बनी हुई, तो ऊंट. जालिम हरकत थी. अब्बा की अपनी पर्सनल नहीं थी, मगर ये हरकतों का लेवल था वहां पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में. तो प्रैंक्स बताते थे कि ये प्रैंक किया था, वो प्रैंक किया था. तो हमारे घर एक माहौल था कॉमेडी का. व्हेन ये माय जो हम फादर बच्चों वाज को जलील डायग्नोज्ड. करते हैं ना कि फारिग सारे दिन सोशल मीडिया पे, अल्लाह का शुक्र है सोशल मीडिया पे फारिग है, वरना ऊंट चढ़ा रहे होते सारा दिन। ऊंट ऊंट अबे किताबों में भी लिखा है, ऊंट का वाकया ना किताबों में भी लिखा है, वो किताबें हैं मौजूद. अच्छा तो वो माहौल था. अब अब्बा को जब कैंसर डायग्नोस हुआ ना, तो उस वक्त तक मैं कर रहा था स्टैंड अप. जब अब्बा को कैंसर है उसके बाद छोड़ दी शहजाद. फिर 2015 तक बिल्कुल भी नहीं कर पाया मैं. 11 से 15 तक मूड ही नहीं था. ऐसा लगता था इसके लिए खत्म हो चुकी है. ऐसा लगता था फनी नहीं हो पाऊंगा. और लाइफ एक डिफरेंट एंगल पकड़ चुकी थी. मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं डिप्रेस था. मैं गम में था. वो मैं आई वाज सैड बिकॉज माय फादर वाज माय बेस्ट फ्रेंड. और मैं उनसे हर किस्म का मजाक कर लेता था. वो बहुत सख्त अब्बा थे. ऐसा नहीं था कि वो बहुत प्यारे अब्बा थे कि हाँ भाई आओ साथ बैठ के सुट्टे लगाएंगे, ऐसे वाले नहीं थे वो. लेकिन मुझे ये पता था कि यार मैं मुसीबत में ना अपने अब्बा को अप्रोच कर सकता, खुशी के माहौल में नहीं कर सकता. मतलब ऐसा है ना, खेलने जा रहा हूँ दोस्तों में, अब्बा को बता दिया अब्बू खेलने जा रहा हूँ, तो चंबे रख जाएंगे. कहाँ खेलने जा रहे हो, इम्तिहान कहाँ है तुम्हारे. लेकिन ऐसा है कि यार कोई केस फंस गया है, लौंडे मेरे पीछे पड़े हैं, लड़की का ही केस है, तो आई कुड ऑलवेज गो टू माय फादर एंड टॉक टू हिम अबाउट. तो वो हमारी फ्रेंडशिप थी. और वो मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ा उसका. जो पाबंदियां उन्होंने लगाई मुझ पर जिस उम्र तक, वो पाबंदियां अगर ना लगती शराब रियाज, तो मैं शायद एक बहुत ही आवारा बदमाश बेकार लड़का बनता. अगर वो पाबंदियां उस वक्त ना लगती, क्योंकि मैं बहुत एडवेंचरस था. मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं हर रिस्क को लेने को तैयार था. तो शायद उनको लगा कि वो अपना बचपन देख रहे थे मेरे अंदर, कि शायद वो भी वैसे ही होंगे. तो उन्होंने शायद वो जो जहाँ चीजें रोकी ना, वो बहुत जरूरी थी रोकना. आज मैं अगर दोबारा मुझे चांस मिले, अपना मेरा बेटा अगर मैं उसमें अपनी झलक देखूंगा, तो शायद मैं भी ये कर गुजरूं उसके उन्होंने साथ. सोचा होगा कि मैंने तो छत पे ऊंट चढ़ाया था, ये तो मुझसे भी आगे, पता नहीं हाँ ये कहाँ पता नहीं चढ़ा क्या दे, क्या कहाँ क्या चढ़ा दे. कहाँ ऊंट चढ़ा तो दे। कहाँ और चढ़ा दे. और यार उनसे ना मैं वो सारी बातें कर सकता था जो लोग अपने अब्बा से नहीं कर पाते. बेसिकली हमारे अब्बा का एक अजीब सिस्टम था कि छोटी बात पे ना, जैसे अगर लड़की का केस हो, कभी नहीं मारा ना डांटा. सिगरेट पकड़ी गई, कभी नहीं डांटा, मारा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया. कोई बड़ा केस हो, कभी कुछ नहीं कहा. शॉर्ट्स पहन के कुट. इस तरह रैंडम चीजों में कुट लग जाती थी. शॉर्ट्स पहन के गली में क्यों निकल गए. हमारी तो वो थी ना यार, हम जरा नस्तलीकी किस्म की फैमिली थी ना. शॉर्ट्स क्या पहन होते हैं वो लेते थे पतले हम. वाले उस पे पजामे जो कुट. होते हैं? अबे शॉर्ट मतलब ये झांगिए पहन के, मतलब. नहीं वो कह रहा हूँ, अलीगढ़ हाँ. अलीगढ़ की शान वो नहीं पजामे नहीं जो होते मतलब हैं। कम से कम पैंट्स पहन, पूरी पूरी टांगे नंगी ना हो, बनियान पहन के या ऐसे बाहर नहीं निकलो लुंगी पहन के. ऐसा नहीं था सेटअप. वो ये चीज में बहुत वो था. उसमें कुट लग गई. या क्रिकेट खेलते देख लिया मगरिब के बाद, कुट लग गई. इन चीजों में कुट लगती थी, और लगती थी, कुटी लगती थी. लेकिन वो इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि जिस दिन मुझे बाहर नहीं निकलने नहीं देते थे मेरे दोस्तों में, यारों में. तो 21 साल की उम्र तक आई वाज नॉट अलाउड टू स्टेप आउटसाइड एज सच. बहुत अगर पढ़ाई वढ़ाई करने जाना है तो ठीक है, वरना नहीं. तो लेकिन जब मेरी 21 साल के बाद ग्रेजुएशन हो गई, मेरी नौकरी लग गई और मैंने अपनी गाड़ी खरीद ली ना, फिर मेरे अब्बा ने मुझे कहा अब तुम जाओ, तुम्हारे पास तुम्हारे अपने पैसे हैं, जाओ अयाशी मंडो. तो फिर मैंने अयाशी मंडी. फिर ही नेवर आस्क्ड मी किधर थे, कब थे, क्यों थे, कब तक आओगे, किसके साथ हो. नेवर नेवर आस्क्ड मी अ सिंगल क्वेश्चन. वो ये देखना चाहते थे शायद कि यार ये कुछ कर लेगा. जिस दिन मैंने कुछ कर लिया ना, उस दिन वो सुकून में आ गए. उन्होंने कहा जा बेटा अब तो आजाद. तो मेरे ऊपर इम्पैक्ट, ये मैं ये नहीं कहता कि यही टेक्निक होनी चाहिए. मेरे ऊपर ये काम कर गई. वो मेरा बाप था, उसको पता था मैंने कैसे ऑपरेट करना है. यूजुअली बापों को पता होता है.
या माओं को पता होता है, क्योंकि दे हैव बीन देयर, दे हैव डन दैट। हमें लॉजिकल नहीं लग रही होती, स्पेशली 15-16 साल की उम्र में। और ये 15-16 साल की उम्र के बच्चों से मैं काफी मुखातिब होना चाहता हूँ अक्सर, क्योंकि ये बहुत एक क्रिटिकल एज होती है। यहाँ से आप शेप कर रहे होते हैं अपना फ्यूचर। इस उम्र में अगर आपको अपना बाप और अपनी माँ बुरी नहीं लग रही है, जलील नहीं लग रहे हैं, कुत्ते नहीं लग रहे हैं ना अपने घर वाले, तो प्रॉब्लम है फिर तरबियत में। इस उम्र में बुरे लगने चाहिए माँ बाप। ये बहुत लोग भी कहते हैं, और इसलिए लगते, क्योंकि ना इस पर होता ही है, अब्बा के पास ना लॉजिक देने का टाइम नहीं होता, अम्मी के पास ना लॉजिक देने का टाइम नहीं होता, उनके पास सिर्फ एक्सपीरियंस होता है कि बेटा तेरी उम्र में ना मैं भी ये सोचता था। तो लाइफ जो है ना वो लाइफ हैपेंड वो वाली बात होती है। तो वो फिर वहीं से उनको जो आप सोच रहे होते हैं ना, अब्बा को उसका एंड रिजल्ट पता होता है, उनको उसके 10 साल के बाद की सिचुएशन पता होती है। तो वो आपको ना उसी वक्त बता देते हैं, बेटा ये सब कुछ कर रहे हो आप, ये नहीं होगा आगे, इस तरह नहीं चल पाओगे जिस तरह आपका थॉट प्रोसेस है। और एक और चीज ये होती है कि हम अक्सर अपना जो ख्वाहिश होती है, या तो हम कहते हैं हमें क्रिकेटर बनना है, मेरे बाप ने बनने नहीं दिया। ऐसा कोई बंदा मैंने दुनिया में नहीं देखा जिसके पास बहुत अच्छा टैलेंट हो, बहुत अच्छा कर रहा हो, और उसका बाप ना उसको क्रिकेटर ना बनने दिया हो। जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो निकल के खड़े हो जाते हैं कहीं ना कहीं। वो पढ़ाई भी कर लेते हैं दिन में कि यार मुझे शाम में क्रिकेट खेलनी है, अभी पढ़ के खत्म कर देता हूँ अब्बा को दिखाने के लिए। वो अपना काम पूरा करने के लिए ना, जैसे मेरा ये मैं सप्लाई चेन कर रहा हूँ, ये नौकरी कर रहा हूँ, या कॉमेडी कर रहा हूँ, मेरा ये एंड गोल नहीं है कॉमेडी करना या मशहूर होना या पैसे कमाना। मेरा एंड गोल ये है कि भाई मैं एक नदी के किनारे कॉटेज लेकर जो है ना, बगैर काम किए अपनी जिंदगी गुजार सकूं। ये एंड गोल है। ये सारे मीन गोल्स हैं मेरे, कॉमेडी करना, पैसा कमाना, मशहूर होना। ये एंड गोल नहीं है। एंड गोल है सुकून से नदी के किनारे बैठना और अपनी जिंदगी गुजारना, बस। अब उसके लिए मैं सारे काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो है ना, वो एक तो अपने माँ बाप को, जालिम माँ बाप होते हैं बहुत लोगों के, मैंने देखे भी हैं, टॉक्सिक माँ बाप होते हैं, मगर सारे माँ बाप टॉक्सिक नहीं होते। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप टॉक्सिक नहीं है, मगर वो अपने एक ऐसे ट्राइब में घूमते हैं जिनके दोस्तों के माँ बाप टॉक्सिक होते हैं। बहुत सारे लोगों के टॉक्सिक माँ बाप होते हैं। तो जिसके नहीं होते ना, उसको कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यार मेरे माँ बाप टॉक्सिक नहीं है। तो वो जबरदस्ती के जुल्म अपने ऊपर वो तारी कर लेता है, यार मेरे अब्बू ने कल मुझे ये कह दिया। अब अब्बू कुछ तो कहेंगे भाई। हर बात अब अब्बू की क्रिटिकली एनालाइज होने लगी, अम्मी की भी हर बात अब क्रिटिकली एनालाइज होने लगी। अबे वो तेरे माँ बाप है भाई। अब वो तेरी बातें क्रिटिकली एनालाइज करने लगेंगे तो तेरी तो फाड़ के रख देंगे अम्मा अब्बा। सो पॉटी की थी तूने मेरे ऊपर, शर्म नहीं आती तुझे? आई थिंक वो समरी में यही है कि 16 साल में अगर आपको माँ बाप कमीने ना लगे तो मसला है, और 26 हाँ, साल तक आपको माँ बाप कमीने लगे तो भी मसला है। फिर मेजर मसला है, फिर तो मसला है, तब फिर तो मसला मसला है, है। तब कोई फिर तो थेरेपी शेरेपी मसला है। आप कंसिडर करें। यू हाँ, फील हाँ, दैट हाँ। दिस कंट्रीब्यूटेड कि यू कुडंट गो आउट, सोशल मीडिया नहीं था, टीवी भी कितनी देख लेते होंगे, सो दैट बीइंग अलोन, आई डोंट नो सिबलिंग सिचुएशन क्या थी, बट दैट अलोन प्रॉब्ली इनकरेज योर क्रिएटिविटी कि कुछ करने को नहीं है, अगर बिस्तर में बैठे हुए रात को बाहर भी नहीं जा सकते, सो कुछ सोच रहे हैं या मिमिक्री कर रहे हैं, डिड दैट हाँ, बिल्कुल कंट्रीब्यूट टू बिल्कुल दैट? ऐसे ही है। इट डिड बहुत ज्यादा। आई वाज माय बेस्ट फ्रेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं मिमिक्री भी करता था, मैं लिखता भी था, मैं अच्छा ऐसा नहीं था सोशल मीडिया, ऐसा नहीं था, वो सोशल मीडिया था भाई, हमारे जमाने का अपना सोशल मीडिया था ना, वो MIRC था, MSN था, वो था ना, मीडिया वो तो था। तो फोन ये तो नहीं था ना, वो लैपटॉप के या कंप्यूटर डेस्कटॉप कितना ही इस्तेमाल कर लें, लाइट भी इतनी जाती थी। आई रिमेम्बर अरे चस आ जाती थी। स्टेबलाइजर्स होते थे ताकि आपका डेस्कटॉप ना सड़ जाए। हाँ, चस आती थी, लेकिन अबे क्योंकि देखो ना, वो क्या था कि एक्सपोजर ही उतना था ना, ऐसा लगता था यही पूरा है, यही तो है। हाँ, ये 2 घंटे की भी चैट मिल रही है तो लगता था यही है। वो तो जब आपको एक्सपोजर मिलता है तब आपको ख्वाहिशात बढ़ती है ना, उस जब वक्त लगता था एक्सपोजर ही नहीं मिल सबसे रहा था तो। फनी चीज ये है, कोई एएसएल पूछ ले तो आप बोल दो कि 16 में नहीं, एस 16 ओकेजनली कराची, कि मैं सेक्स करता। ये मेरा ओकेजनली कराची। हाँ, 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 ऐसा था, ऐसा था। देसी गर्ल बन के तो माशाल्लाह मैंने बहुत लोगों के दिल तोड़े। देसी गर्ल था तुम्हारा निक, वो MIRC पे GURL कभी वाला। कभी देसी गर्ल बन के प्राइवेट चैट में, हाँ यस हाँ यस ये यस वगैरह, यस वो देसी GURL वाले गर्ल थे तुम। एक्सक्लेमेशन मैंने भी मार्क। शायद उससे मैंने भी ठरक वरक दी है 2-3 बार, जवाब नहीं आया मुझे। सॉरी तुम सॉरी। डिल्यूजन और CDD के पे तो नहीं बैठते थे? भाई ये सच्ची कहानी है, 100% ट्रू स्टोरी। किसी ने बोला भाई MSN वेबकैम पे आओ, आओ तुम, मैं बोला चल यार देखते हैं। उस वक्त आया था मेरा एक दोस्त फराज स्लीप ओवर, मैं बोला चल देखते हैं यार लौंडा चाहता है क्या है, बड़ा फनी होगा, और हमारी उम्र होगी कोई 15 साल। हम्म। MSN खोला, वेबकैम, पहला आया शॉट, मैं बोला यार ये भैया के कबा अब तब से मुझे एम्पैथी डेवलप हुई
कि जी औरतों के साथ सोशल मीडिया पे वाकई जुल्म होता है। नहीं नहीं होता है यार, लड़कों को ऐसा लगता है लड़कियां देखने यही बैठी हैं, हाँ। दिखाएंगे पागल हो जाएंगी। अबे ऐसा नहीं होता पागल, नहीं होता। कभी तुझे कोई दिखा दे। अरे, हाँ, ये कि चाहती तो शौक सब लग है, जाता है ना। अबे इन्होंने देखा नहीं है कभी। मैं ही तो हूँ जिसके पास ये औजार है हाँ पूरी दुनिया मेरे में। पास है, हाँ। ये क्यों, क्या सोचते होंगे यार, मैं खोलूंगा दिखा दूंगा डायरेक्ट, पागल हो जाएगी लड़की। अबे कैसे, ऐसे कैसे होगा यार, तुझे कोई माय दिखा दे डायरेक्ट। माय फेवरेट इज कि अगर कोई ट्विटर पे कह देना कि यार कोई औरत कह दे आई एम गे, आई एम लेस्बियन, उसका एक जवाब आता है, आप मेरा तो लेके देखो। ओके। ओह फक। आपने बाकी सब ट्राई किया होगा, बट आप मैं मेरा देखो। आपकी सेक्सुअलिटी बदल दूंगा। आपकी जिन्स बदल दूंगा मैं। हाँ यार, लेकिन ऐसा है कि बहुत फायदे भी हुए हैं सोशल मीडिया से, बहुत हाँ। ज्यादा फायदे हुए हैं। बहुत सारे। हमारे एक सेकंड रुक जाओ, हमारे नन्हे आ रहे हैं। हाँ क्या बेटा, कर लिया, खुद से कर लिया? आपको मैं दोबारा कराऊंगा, क्योंकि मैं बाबा दोबारा कराते हैं टूथब्रश, इसलिए प्लीज प्लीज थोड़ा सा। हाँ चलो मैं आता हूँ, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, ये देखो। क्या करवाना है तो दोबारा, होमवर्क? नहीं नहीं, टूथब्रश वो खुद से कर लेता है, लेकिन वो काम का नहीं करता, सिर्फ ऐसे सामने के दांतों पे कर लेता है। यू तो यू फील फैमिली इज व्हाट ग्राउंड्स यू, बिकॉज मुझे लगता है कमेडियन सारे ही पागल होते हैं, बट व्हेन आई सी यू मुझे बड़ी ग्राउंडेड ग्राउंडेड फील आती है, और मुझे बड़ा परेशानी होती है कि यार ये बंदा इतना ग्राउंडेड क्यों है, क्योंकि बाकी सारे तो पागल हैं। यार ग्राउंडेड इसलिए है क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि वो ये दिमाग में है कि ये कभी भी खत्म हो सकती है चीज। ये इंडस्ट्री ऐसी है शहजाद, और ये सब आर्टिस्ट को, स्पेशली जो पाकिस्तान में रहते हैं ना, यहाँ पर ये हवाई रोजी है एंटरटेनमेंट। कब आप किसकी नजर में बुरे हो जाएं, गिर जाएं, वो आपको पूरी इंडस्ट्री में बैन करा दे। नहीं हो सके यहाँ पर कुछ ना मिले आपको, कोई ब्रांड ना मिले, कोई आपके पीछे ना आए, कुछ भी काम ना मिले, क्या करोगे फिर? तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि यार ये मेरी साइड हसल है, और मैं ये करता हूँ, नौकरी नौकरी पेशा आदमी हूँ, जिसके 2 बच्चे हैं, एक बीवी और एक माँ है। तो मुझे एक ऐसा होता है कि अब जो भी मुझे एक्स्ट्रा अचीवमेंट मिलती है कॉमेडी की तरफ से ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी होती है अपनी नजर में। यार देखो अब मैं यहाँ मशहूर हो गया, अब मुझे ये देख रहे हैं। लेकिन हमेशा ये होता है कि दिमाग में ये रहता है कि यार दिस विल एंड इवेंचुअली। और मेरा एक हिस्ट्री ऐसी रही है कि मेरा दिल नहीं लगता बहुत सारी चीजों में, बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत लंबे अरसे तक। स्पेशली ये जो मामले होते हैं ना पैसे वाले और ये शोहरत वाले, जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था तो काफी एक सर्कल में तो मशहूर था ये। जो पब्लिक स्पीकिंग फर्टर्निटी थी या जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी थी, मैं बहुत मशहूर था। फिर वो मैंने 4 साल बाद अचानक छोड़ दी, क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा था। अब आप रोज जाके जीत जाते हैं कहीं, अब ऐसा लगता था यार ये तो बहुत ही, अब लोगों को बुरा लगने लगा था मैं, कि ये क्या बात हुई कि भाई आ गए अब ये जीत जाएंगे। फिर कुछ अरसे बाद ऐसा होने लगा कि जजेस मुझे देखते थे तो वो कहते थे अबे ताबेश, अब दोस्त बन गए थे जजेस, इतने अरसे से जीत रहा हूँ मैं। तो वो मुझे अक्सर मुझे 2 बार फील आया कि यार मैं आज सिर्फ इसलिए जीत गया हूँ क्योंकि मैं ताबिश हूँ। आज किसी और का हक था जीतने का, मैं जीत इसलिए गया हूँ। अच्छा मैंने, कुछ जाहिर बात है, मैं अपने ऊपर अपने आप को मैंने मलाला नहीं बना लिया कि मैं वापस कर दूँ नोबेल प्राइज, लेकिन मैंने भी वापस नहीं किया वो। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यार अब तो तू बिलाज में जीत रहा है ताबिश, अच्छा नहीं लगा उस दिन जीत, छोड़ दी मैंने। और वो उस दिन छोड़ दी, उसके बाद नहीं की कभी, कभी भी नहीं की। इसी तरह ये जो है अब कर रहे हैं। अभी तक तो थोड़ा बहुत मजा आया, लेकिन अब ये है कि यार वो आज़ादी नहीं मिलती, कहीं खड़े हो, लोग आ गए आप ताबिश हैं। या कराची में स्पेशली वो जो मजा था ना कि यार रोड पे बैठे हुए किसी गाड़ी में ताड़ ले अंदर, ऑब्जर्व करने का टाइम ही नहीं मिलता। अब किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टैंड अप के लिए कि यार किसी किसी बंदे को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, अब वो मेरी तरफ देखेगा तो वो शौक में आ जाएगा, अबे ताबिश। तो वो एक वो वाली चस्नी आई। दूसरा ये कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग एग्जाम्पलरी नहीं मिले, ऐसे लोग नहीं मिले जिनको देखकर लगे कि यार क्या कमाल लोग हैं, अभी तक नहीं मिले। बहुत मीन लोग भी मिले, कुछ ऐसे लोग मिले जो एवरेज थे बहुत ही, जिनसे ऐसा नहीं लगा कि यार इनसे एसोसिएशन बहुत लंबी बन जाए। अच्छे लोग भी हैं, मगर उनसे मतलब एक दो होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो इंडस्ट्री को नहीं बनाते। इंडस्ट्री तो वो जो बना रहे हैं वो लोग सारे बहुत ही उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ज्यादा, 100% नहीं कर सकते। और मेरी आदत ये है कि यार काम कर रहा हूँ तो ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेता हूँ, वहां फंस जाता हूँ मैं। तो अभी चल रहा है, चलाने दे रहे हैं। एक काम है जो टारगेट सेट किया हुआ है वो कर लूँ, उसके बाद शायद फिर इरादा बन जाएगा यार इसको भी छोड़ेंगे, कुछ और करेंगे। इट्स ऑल्सो कि आई थिंक सोशल मीडिया का जमाना ये है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो हम जब हाँ परफेक्ट समझते हैं पास्ट के अपने हीरोज को, अनफॉर्चुनेट वाकई अगर सुनानी है तो मैं भी एक सुना देता हूँ। एक प्लीज। ब्रांड है, उन्होंने सोचा कि हम एक शो बनाएंगे, ये कुछ 4-5 साल पुरानी बात है, कि पुराने कमेडियन और नए कमेडियन ना बड़ा हम एक शो बड़ा उन्होंने प्लान किया, सेट लगाया, लाखों का सेट लगा, स्टूडियो बुक हुआ, उमर शरीफ और मुझे हायर कर दिया कि न्यू कॉमेडी ओल्ड कॉमेडी मिलेंगे।
मैं गया हाँ। सेट टाइम पर, उमर शरीफ साहब नहीं आए हुए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, मैं बैठा हूँ सूट पहन के, जैकेट पहन के। उमर शरीफ साहब आए, मैं बैठा हुआ था सेट पर, उन्होंने बोला जी वो ड्रेसिंग रूम बुला रहे हैं। मैं ड्रेसिंग रूम में गया, बोलते हैं तुम कौन हो? ना जी मैं वो शहजाद हूँ, बड़ा मैं आई फॉलो यू, लाइक तो मैं तुम्हें इस विरसे में सारा अपना करियर दे दूँ? मैंने कहा जी, या मैंने जो सारी मेहनत की 20 साल तुम्हें दे दूँ मैं? मैंने कहा नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा। लाइक नहीं तो यही कह रहे हैं ना कि पहले मैं कमीडियन, तुम? मैंने नहीं, नहीं सर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं नहीं करूँगा। मैंने बोला ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। पूरे जो वो ब्रांड की टीम आ गई मेरे पास, उन्होंने बोला प्लीज़ 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 आप जाएं, बोले मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्लीज़ कर लें। मैंने बोला प्लीज़ प्लीज़ ये तो मुझे नहीं लगता, मैं चला जाता हूँ। फिर भी मैंने बोला ठीक है, बड़े हैं, लेजेंड है। मैं गया अंदर, ही गॉट सो एंग्री एट द टीम कि आप लोग मुझे बोल रहे हैं मैं अनवर मकसूद को मैसेज दूं, वो होता कौन है जिसको मैं मैसेज दूं? अनवर मकसूद से जाके पूछो कि उमर शरीफ के लिए मैसेज दे। एंड आई वाज लाइक यार आपका इतना रुतबा, आप इतने इंटरनेशनल स्टार, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। एंड देन ही वाज लाइक मैं मोइन अख्तर का भी रिसेंटली इंतकाल हुआ है, कुछ कहते हैं लाइक मैं नहीं बोलूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ उस वक्त, व्हेन आई लुक्ड एट हिम, मुझे बड़ा दुख हुआ। एंड देन ही, बिकॉज आई सैट विद हिम फॉर अ व्हाइल, ही आल्सो वेंट ऑन दिस एंटायर स्टोरी के मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने क्या स्ट्रगल की। एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ बिटरनेस कि जी मुझे किसी ने कभी कुछ भी नहीं दिया, बिकॉज ही वाज ऑलवेज सीन एज द आउटसाइडर, एज द मेला, तो इंटेलिजेंसिया ने कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड आई वाज लाइक यार बिटर नहीं होना, बस ये एक मैंने उस हाँ, वक्त इरादा बेटर नहीं करा दिया था, बिटर नहीं ऐसा ही होना। है शहजाद, ऐसा ही है। अभी देखो ना, अभी ऐसा है कि मैं ऑफ एंड ऑन पाकिस्तान के जो बड़े हैं ना इस वक्त, उनके जुमले मेरे पास आते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि अक्सर बड़े लोगों को टीवीएस में बुलाया, तो वो उसके रिस्पॉन्स में कोई मैसेज कर देते हैं घटिया सा, जिससे लगता है इनसिक्योरिटी लगती है और कुछ नहीं लगता, वो भेज देते हैं। मुझे इतना मजा आता है ना, इतना मजा आता है जब मैं ये देखता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि यार ये बंदा मतलब मुझे मुझसे इतना डरा हुआ है, तो मुझे पावरफुल महसूस होता है कि यार तू 40 साल से काम कर रहा है, 35 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मुझे ही 35 दिन हुए हैं, तू मुझसे घबरा रहा है, तो मैं बड़ा हुआ ना फिर, तो तू बड़ा कहाँ से हो गया फिर? तो वो अब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं मिलती, ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे जुमले मारे हैं बड़े बड़े लोगों ने। मुझे तो, मैंने तो उसको अपना मिशन बना लिया है कि भाई जब तक इनकी नहीं मार लूंगा तब तक जिंदा नहीं रहूंगा, तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो वो मुझे कहा था ना, मैंने टारगेट एक सेट किया, वो टारगेट मैंने अचीव करना है, इंशाल्लाह मैं करूंगा। मतलब मेरा एक आई विजन आई है, वो करूंगा। आई ऑल्सो गेट देयर पर्सपेक्टिव। आई थिंक उनको इतनी जिल्लत मिली है सारी जिंदगी, जिस तरह अनवर मकसूद अपीयरेंस के काफी पैसे लेते हैं, और मैं शुरू शुरू में मैं, क्योंकि मेरा इवेंट था, मैंने बुलाया था, मैं बड़ा ना मिला यार, इतने पैसे लेता है आदमी, सिर्फ अपीयर होना है एक अच्छे कॉज के लिए। हम्म, अब मैं हम्म, सोचता हूँ बिल्कुल ठीक करते हैं, मुझे भी अगर कोई बुलाए तो मैं मुफ्त में नहीं जाऊंगा, कुछ लोग नहीं नहीं। आपको इस तरह ट्रीट करते हैं। जिस तरह अभी आई सेड किताब इशारे कोई सवाल है, बड़ा जोक सुनवा दो उसको, बोलो कोई रोस्ट करने वाला, भाई हाँ वो एक इंसान है। एंड आई हाँ ऑलवेज हाँ थॉट कि मैं इतना फेमस नहीं हूँ इसलिए मैं इस तरह जलील होता हूँ कि कमेडियन और जोक सुना दो। बट व्हेन आई रेड नहीं, अबाउट सब यू आई होता एम लाइक श्योर अनवर मकसूद भी आते होंगे ना, कोई बैठे, है, हाँ यही लोग अनवर साहब बैठते जोक हैं, सुना दें। जोक सुना दे। यार मैं अच्छी बात ये है, पाकिस्तान आया ना तो लोगों ने मुझे डिनर पे बुलाने के पैसे दिए। मतलब ऐसा था कि डिनर पे आ जाओ और कितना चार्ज करोगे, ये भी था ये उसूल भी अब सेट हो गए मामले, घर पे ही, वो शायद घर पे। डिनर के बाद भी कुछ आ रहे थे ताबिश। मुझे जिस तरह से बुलाया जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि डिनर के बाद मुझे थोड़ा रक्स भी पेश करना पड़ेगा, सिर्फ सिर्फ जोक से बात नहीं चलेगी, ऐसा इस तरह बुलाया जा रहा जब था। मैंने अमाउंट देखा मैंने बोला ठीक है ये तो चाहते हैं। लेकिन यार सच्ची बात ये है कि जो देने वाला है ना उससे ले लो, इतने उसूल नहीं बना लो दुनिया में। अगर तो किसी का कत्ल नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, सिर्फ जाना है और थोड़ा सा बैठना है और हाँ हाँ हू हू ही करना है, करो, पैसे लो, घर आ जाओ। इतने उसूल नहीं बनाओ कि नहीं नहीं मैं इस तरह शो पीस नहीं बनूंगा, पर कमा ही नहीं पाओगे तुम दोस्त, नहीं कमा मैं ही नहीं कह रहा पाओगे तुम। हूँ पैसे मांगो, अपने वक्त की अहमियत करो। ये जो मुफ्त में लोग बुलाते हैं ना, हाँ गुड हाँ कॉज गुड कॉज हाँ। नहीं करके नहीं। अपना तमगा चमकाते हाँ हैं, हाँ। अपना ब्रांड बनाते हैं, नहीं नहीं नहीं। आपको गुड कॉज के चक्कर में रगड़ा दे देते हैं। भाई ये पैसे अच्छा, दो सारे मैं आऊंगा। सारे चैरिटी शो में, सारे चैरिटी शोज में ये पहले मतलब माशाल्लाह से पता नहीं, अब स्पाइरल सैरी तो हुआ नहीं इस बार, इसलिए बुराई कर लूं थोड़ी सी। ये उन्होंने बोला चैरिटी शो कर रहे हैं, चैरिटी सारी कमेडियंस ने की थी उसमें, क्योंकि बगैर पैसे लिए लोगों को हंसाया। हम्म, जो आए थे वो तो पैसे दे के हंस रहे थे, वो तो कुछ लेके जा रहे थे रिटर्न में। हम्म, हंसने आए थे, हंसे, पैसे दिए, हंसे चले गए। उन्होंने कौन सी चैरिटी की है? चैरिटी तो हमने की सारी, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला उस चैरिटी का हमें। चैरिटी मिला क्रेडिट डॉन को और सिटी ऑडियंस फेम को, कि उन्होंने 89। पैसे दिए। हाँ, उनको पैसे मिले, उन्होंने पैसे दिए
और जो सिटी एफएम ने गरीबों में बांटे, कॉमेडियन कहाँ चले गए, सारी चैरिटी जो उन्होंने की थी, मगर वो आए नहीं बीच में। तो मैंने अब सोच लिया कि चैरिटी वैरिटी जो होती है वो कुछ नहीं होती, परफॉर्मर को परफॉर्मेंस के पैसे दें, उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनसे लें आप चैरिटी के पैसे, परफॉर्मर से ना लें भाई, परफॉर्मर तो खुद गरीब चल रहा है मार्केट में। एंड इट्स आवर डिसीजन राइट, लोग इस तरह परसीव करते हैं। मुझे किसी ने बुलाया चैरिटी शो के लिए, मैंने बोला यार मैं इतने चार्ज करता हूँ, आपका चैरिटी है, मैं ये 1/4 आपको बता रहा हूँ। मुझे पता है क्या बोला उन्होंने, वैसे तो हम ये कर रहे हैं चैरिटी के, जिन बच्चों को कैंसर है उनके लिए पैसे रेज कर रहे हैं, एक बच्चा है उसका कैंसर का इलाज हो रहा है, मैं वहां से पैसे निकाल के आपको दे देती हूँ। यार ये तो बहुत ज्यादा घटिया बात कर गई आंटी। खुदा की कसम यार। अब मैं मतलब उसने इस तरह जलील किया कि अगर तुझे चाहिए ना तो एक बच्चा कैंसर से मर रहा है, बच्चा, उसके पैसे एक लेके, बच्चा हाँ मार देती बच्चा हूँ, बच्चा बच्चा उसके पैसे बच्चा मार लेके देती मैं हूँ। तुझे दे देती हूँ। मैंने बोला अगर ले ही रही है तो फिर दो के ले लें ताकि डबल हो हाँ, जाए। सही किया तुमने, सही किया तुमने। अगर अगर ले ही यार रही ये है तो तो है, थोड़े ज्यादा ही दे दे। यही है यार। एक तो शहजाद, अब देखो अब मैं निकलूंगा क्योंकि अब मैं बच्चों को हाँ नाश्ते भी कराने हाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहता था आखिरी बात कि एक तो पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये आ रही है, हम तो बहुत सारी पाकिस्तान की बात कर ली, एक ही प्रॉब्लम आ रही है, स्पॉन्सर नहीं मिलते यार। सारे स्पॉन्सर तो स्पॉन्सरों को तुमने ले लिए, हमारे हमें नहीं मिल रहे स्पॉन्सर, ये हमारे मसले हैं, ये तुम्हारे मसले थोड़ी हैं। नहीं नहीं, स्पॉन्सर कह रहा हूँ। अबे जैसे टीबीएच है ना, इसको स्पॉन्सर नहीं मिलता। अब देखो ना, स्पॉन्सर मिलता है तो हजार चीजें कटवा भी देता है। दराज वाले एक अलग स्पॉन्सर, दराज ने अभी एक स्टेप उठाया, अल्लाह अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनको और कामयाबी दे। उनसे उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने स्पॉन्सर किया ये शो हंसना मना है, उन्होंने कहा यार आपको जो करना है आप करें, हम कुछ नहीं कटवा रहे, आपको जो करना है, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी नहीं कहा ये कर दें वो कर दें, बल्कि जब मैंने बहुत दराज दराज करूंगा तब ये दराज कम कर दें, कम। मैंने कहा नहीं, मैं इतना बोलूंगा दराज की, इतनी इन योर फेस इंटीग्रेशन करूंगा कि सटल लगे, इतना बोलूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने वो उस गेम ही ये बना ली कि हम ना यही पूरे शो में थीम रखी है कि यार स्पॉन्सर को तो लिफ्ट करानी ही नहीं है, यही बोलता जाकर, और बार बार स्पॉन्सर का जिक्र भी आता है। बहुत मजे का बन गया वो, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, वो उन्होंने एंजॉय किया। फिर दूसरी ब्रांड के लिए एक शो बनाया है, उसमें आप कॉन्ट्रास्ट देख लो। मुझे अक्सर ऐसा लगने लगता है कि ब्रांड टीम जो होती है ना, उसको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि यार ये कटवा क्यों रहे हो। और फिर वो जैसे अब वो एक शूट बन रही है तो उसमें वो कुर्सियां पड़ी हुई थी पीछे, यही इन्हीं ब्रांड की, उसमें ना वो कुर्सियों की वो लकड़ी जो थी वो लाइट रंग की थी, उन्होंने कहा यार अच्छी नहीं लगेगी, इसको डार्क कर दें। अब वो लकड़ी के लिए वो आया, कवर आया वो चढ़ाने के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा जाया हो रहा है उसमें। मैंने कहा यार अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरी परफॉर्मेंस के दौरान लोग लकड़ियां देख रहे हैं इस कुर्सी की, तो मेरे पे लानत हो यार, यार बट जो मैं बंदा परफॉर्म ही कह क्यों कर रहा रहा है, हूँ। जो बंदा कह रहा है जिसकी 2.5 लाख रुपए सैलरी है, जो उस ब्रांड से पैसे लेता है, हाँ, वो जस्टिफाई कैसे होगी अगर वो लकड़ी ना चेंज करे? वो और यार नौकरी, अनफॉर्चुनेट इतना है। फिर वो हाँ वो एजेंसी जो उससे 5 लाख रुपए ले रही है महीने की रिटेनर पे, उस एजेंसी और उस ब्रांड मैनेजर की तनख्वाह जस्टिफाई कैसे होगी अगर वो जस्टिफाई, वो लकड़ी सिर्फ चेंज तनख्वाह ना जस्टिफाई करवाए? है, कि सर वो सिर्फ एक्चुअली तनख्वाह जस्टिफाई है। ये तो बहुत गलत डायरेक्शन जा रहा था, हमने संभाला है ताबिश को, इसलिए ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट बना है। सो दे हैव लेकिन यार टू अल्लाह का, जस्टिफाई दैट, बट यू आर डूइंग रियली अल्लाह का वेल। शुक्र है कि वो उसमें एक तो ये था। दूसरा ये कि मैं ऑन द फ्लिप साइड, इफ यू लुक एट अवर काउंटर पार्ट्स इन इंडिया, बिग ब्रांड्स आर स्पॉन्सरिंग देयर कंटेंट, और वो कंटेंट में गालियां भी हैं, कंट्रोवर्शियल बातें भी हैं, होमोसेक्सुअलिटी भी वो दिखा जाते हैं। वो क्या इंडिया में नहीं है क्या इस तरह के, हमारी तरह के राइट विंगर्स जो एतराज उठाएं, हैं वहां पे हमसे ज्यादा भाई एक्टिव हैं, हमसे ज्यादा रेडिकल हैं। लेकिन वहां पे वो स्पॉन्सर मिल रहे हैं, स्पॉन्सर मिल रहे हैं। क्या ऐसा हो जाएगा कि टीवीएच के ऊपर अगर एक्स वाई जी ब्रांड लिखी होगी तो क्या वो एक्स वाई जी ब्रांड लोग खरीदना खत्म कर देंगे? नहीं होगा यार ऐसा, आप सपोर्ट ही नहीं करते कि यार वो पता नहीं क्या बोल देगा क्या नहीं बोल, बस मैं सोसाइटी का रिफ्लेक्शन हूँ भाई। जो आपकी सोसाइटी है वही मैं और शहजाद गया, हम वही बता रहे हैं, सोसाइटी से हमने सुना है, हमने कहीं अलग से तो नहीं सुना, जापान से सुन के तो नहीं आया हम। सबसे घटिया सवाल तो मुझे यही लगता है, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी इतना आगे क्यों है? नेटफ्लिक्स 100 मिलियन, Amazon प्राइम 100 मिलियन, 10 साल से वहां कॉमेडी क्लब्स हैं, हर इंसान के पास जियो की वजह से मुफ्त का इंटरनेट है, जहां बैठा हो वो जाकिर खान की वीडियो देख सकता है। हम जो कर रहे हैं ये दिखाता है कि हम उनसे कितने बेहतर हैं, नॉट हैविंग ऑल ऑफ दिस। अगर बाबर आजम यस, परफॉर्म करता है, आप उसको विराट कोहली से कंपेयर ही नहीं कर सकते। विराट कोहली के 6 उससे कोच हैं, हाँ, 6 न्यूट्रिशनिस्ट हैं, $5 मिलियन तो शायद वो सिर्फ कोचेस और न्यूट्रिशनिस्ट को सैलरी देता हो, ऐसा ही है, 50 ऐसा ही है, मिलियन शायद उसकी स्पॉन्सरशिप महीने की आती हो, फिर वो विराट कोहली ऐसा ही बनता है। है।
सो इफ बाबर Exactly. आजम वकार यूनिस की कोचिंग में बाबर आजम है, तो बाबर आजम बहुत ही ज्यादा विराट कोहली से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा है, है। बड़ा है एग्जैक्टली। अरे यार देखो तुम शहनाज यार कितनी तो टॉपिक्स हम एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। हमारी कॉमेडी कितनी लिमिटेड है उसमें। अगर मैं आपको 2 लाफ्टर भी दे रहा हूँ ना भाई 10 मिनट के सेट में, तो मैं आपको बहुत दे रहा हूँ। मैं आपको जाकिर खान से ऊपर का काम दे गया हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत सारी ये टेरिटरीज क्लिप जाएगी, ये मजा आ गया ना, ये रेटिंग आ गई। ताबिश सेज जाकिर खान इज नॉट अ गुड कमिंग। जाकिर खान मेरे अबे यार ये सामने नहीं कह रहता रहा, क्या है? ये 10 नहीं मैं सेकंड नहीं एडिटर कह जो रहा भी है हूँ भाई। हटाकर कि मेरे सामने जाकिर खान की औकात क्या है। ताबिश यार ये हाशमी धनी सेज, ये प्लीज जो भी इंडिया में देख रहे हैं ये न्यूज चला दे, हेडलाइन ये नहीं डाल देना भाई, ये नहीं डाल देना। नहीं मैं ये नहीं। नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यार हम जितना कर रहे हैं ना, हम उनसे अच्छा कर रहे हैं बेसिकली। अगर हमें अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, अगर हमें आज़ादी मिल जाए कि हम एक्सप्लोर कर सकें, हम क्रिटिसाइज कर सकें, हम बहुत सारे टॉपिक्स को विजिट कर सकें, तो यार हम उन जैसी कर लेंगे 5 मिनट में। अब मसला ये वैसी करते हैं, उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, तो लोग हम पे ठप्पा लगा देते हैं इंडिया की कॉपी कर रहा है। अबे इंडिया की कॉपी नहीं कर रहा हूँ पागल, स्टैंड अप होती है इसी तरह, एक ही तरीके से। I've said this to you in private as well. I really appreciate के एक you were part of the comedy community. एक लहर आई थी जब हर नया कॉमेडियन जाकिर खान था। स्टाइल हाँ हाँ भले कुछ लोगों ने तो कंटेंट भी माशाल्लाह छाप दिया कि वो आए और उन्होंने बोला वो एयरपोर्ट पे एक लड़की बैठी थी, मतलब भाई यार सबने देखा हुआ है, खुदा बस का कर दे, रहम कर, हाँ बस कर दे यार। रहम कर। बट जो स्टाइल वाइल सब कॉपी कर रहे थे, आई रियली बिकॉज यूर आई मीन अगेन यू स्टार्टेड स्टैंड अप मच बिफोर, तो यू हैव योर ओन स्टाइल, इट्स नॉट अ कॉपी। आई रियली लाइक दैट, रियली अप्रिशिएट दैट। बड़ा मजा आया काविश आपसे बात करके। आई थिंक हम दोनों बुढ़े हो गए हैं, तो हम एक ये हाँ यार सर, मेच्योरिटी दिखाकर अब गुफ्तगू करते हैं एज अपोज टू हमारी जवानी की बातें। हाँ जब तक एक दूसरे की 4-5 बार ना ले ली जाए तब तक मजा नहीं आता था। लेकिन यार वो एक अच्छी बात है, थोड़ी एक कोल्ड वॉर्स चलनी चाहिए, उससे एक कंटेंट भी डेवलप होता है। दूसरा ये कि एक दूसरे को बीट करने की लगन भी रहती है। सबसे दोस्ती करने वाले जो है ना वो एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि उनको वो क्या होता है, वो सबको खुश करने के चक्कर में अपने आप को नहीं बढ़ा पाते। एंड आई ऑल्सो फील लाइक द गुड पार्ट इज कि हमने तब लड़ाइयाँ कर ली जब हमें कोई नहीं जानता था, कोई नहीं तो जानता उसका था, कोई और इम्पैक्ट अच्छी नहीं बात है। हुआ। हमने कर ली, सीख ली, अब हम इस फेस पे आ गए हैं कि अकबर कुछ अच्छा करता है तो सब तालियां बजाते हैं, व्हेन यू डू समथिंग वी ऑल आर हैप्पी। सब ताले सो हाँ हाँ नाउ दिस इज गुड कि एवरीबडी इज हैप्पी फॉर ईच अदर। अब जो नए हाँ, कॉमेडियंस आ रहे हैं वो आपस में फटे कर रहे हैं, नाम लाइक यार हम ये करते ये थे हो 10 चुका साल पहले, कर लो है। खुश हो जाओ तो। ये कर लो। सो लेकिन थैंक्स यार अच्छी ताबिश, बात है, अच्छी बात। थैंक यू बड़ा सहवाग, थैंक यू मजा सो मच आया। यार, बड़ा मजा आया। मैंने सोचा था हम बड़ी नर्ड स्टैंड अप कॉमेडी गुफ्तगू करेंगे, प्रोसेस वॉसेस, जिस तरह अकबर भी आए थे, हमने 2 घंटे बड़ी दुखी बातें की, सिर्फ जस्ट गोइंग ओवर द प्रोसेस ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी इन करियर। सो मे बी वी कैन हैव यू अगेन सम टाइम टू टॉक अबाउट द प्रोसेस एंड स्टैंड अप कॉमेडी इन जनरल। बट आज बड़ा मजा आया आपसे बात करके, आपको जानकर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग तो एंड थैंक यार यू फॉर बीइंग शहनाज, फ्रेंड। बाल ना आप खोल दो, एक एक वो मतलब अब अगले पॉडकास्ट में एक बाल खोल के भी आने चाहिए, खोल दो। यार वो मसला मुझे ये नाराज पप्पू नहीं होती और वैसे कितने जिंदगी, बुरे बाल है। यार क्या हो गया यार, जबरदस्त बाल है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। बस वो फौरन से खुले तो वो एक तरफ गिर गए। बट इस उम्र में ऐसे बाल नहीं लग होना, रहे, इस उम्र में ऐसे बाल नहीं। होना एक अचीवमेंट है। सो मेरे अब्बू के बाल नहीं थे, लेकिन मेरे हैं, तो अम्मी हर वक्त कहती रहती बस अब गिरने वाले हैं, अब गिरने वाले हैं। मैंने कहा यार बात सुनो, तुम्हारे अंगूर खट्टे हैं, तुम्हारे मियाँ के गिर गए ना, अब तुम्हें लगते सबके गिरेंगे, मेरे नहीं गिरेंगे। तो तो सो जो लोग कहते हैं ना कि ये फैमिली कंटेंट नहीं बनाते, ये फैमिली में भी ऐसा ही कंटेंट करते हैं। हाँ हाँ, हमारी सो फैमिली में, और भाई हम फैमिली कंटेंट नहीं बनाते, हम फैमिली बनाते हैं और कंटेंट अलग बनाते हैं, बस और फैमिली ऐसे बनाने हम के बनाते तरीके भी बताते हैं, और अगर फैमिली नहीं बनानी तो टीबीएच के स्पॉन्सर ड्यूरेक्स का इस्तेमाल कीजिए। हैं। हर तरफ, हर फील्ड में, शादी भी और दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर, माल पे भी, माल ऑर्डर में भी तैयार किया माशाल्लाह, लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय। जाता है।